तो गाइस जब आप प्लांट वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक मैंगो ट्री, एक नीम ट्री जैसे बड़े बड़े प्लांट्स आने लगते हैं। बट जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गए तो हमने काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जो एक प्लांट को प्लांट बनाते हैं। दैट इज प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल। उसके अलावा वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, दैट इज खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम उन्हीं सभी प्लांट्स को पढ़ने वाले हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं, और वो प्लांट्स भी जो आप अपने आसपास देखते तो हैं बट उन्हें प्लांट्स कंसिडर नहीं करते। सो हेलो एवरीवन, दिस इज तनिषा शेखावत एंड वेलकम टू योर ओन चैनल नीट मार्वल्स। सो गाइस, प्लांट किंगडम जल्दी से पढ़ेंगे, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगा, कंसाइज मैनर में पढ़ेंगे बट कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर करेंगे। आज पूरे माइंड मैप्स के थ्रू हम आज का ये सेशन पूरा पढ़ लेंगे। सबसे पहले आते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन पे। किसी भी चैप्टर के लिए सबसे पहले हमें उसका बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। तो जब हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो हमने देखा लास्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप उस सेशन को अच्छे से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है बेसिक क्लियर करने के लिए। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि कितने ज्यादा चेंजेस आए। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसमें काफी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डाल दिए थे किंगडम प्लांटे में, क्योंकि 2 ही किंगडम बनाए थे, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। अब जिनके पास सेल वॉल था उसको डाल दिया किंगडम प्लांटे में, जिन पे नहीं था उनको डाल दिया किंगडम एनिमेलिया में। ऐसे करके बहुत सारे मोनेरा किंगडम के, बहुत सारे प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स, दैट इज उनके मेंबर्स आ गए हमारे किंगडम प्लांटे में। उसके अलावा जो हमारे फंजाई होते हैं जो ऑल टुगेदर अब एक सेपरेट किंगडम है, वो भी प्लांटे में डाल दिया गया था। बट जैसे हमने आर.एच. व्हिटकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे मूव ऑन किया तो हमें पता चल गया कि जो प्लांटे के एक्चुअल मेंबर्स हैं वो क्या हैं, और उसी के साथ बहुत सारे शिफ्टिंग्स हो गए। दैट इज बहुत सारे मेंबर्स जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटे में डाले गए थे उनको भेज दिया गया उनके रिस्पेक्टिव ओरिजिनल किंगडम्स में। दैट इज कुछ मोनेरा में चले गए, कुछ प्रोटिस्टा में चले गए, फंजाई तो ऑल टुगेदर नया किंगडम बना दिया। तो यहीं पर जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें यही सब एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जो प्लांट किंगडम की अंडरस्टैंडिंग है, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो ओवर टाइम बहुत ज्यादा चेंज हुई है। स्टार्टिंग में हमने यही कंसिडर किया था कि जिनके पास हमने सेल वॉल देखा उसको उठा के फेंक देंगे प्लांटे में, जिसपे नहीं देखा उसको डाल दिया एनिमेलिया में। बट हमें बहुत ज्यादा और डिटेल्ड लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जाकर बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करके किंगडम्स बनाने की जरूरत थी, जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कर लिया था। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि आखिरकार इंट्रोडक्शन में क्या क्या कह रहा है हमारा ये चैप्टर। तो सबसे पहले की जो चेंज और अंडरस्टैंडिंग है हमारे किंगडम प्लांटे की, वो ओवर द टाइम बहुत ज्यादा चेंज हुई है। ऑब्वियसली पहले हम बहुत सारे फंजाई के मेंबर्स को, ऑब्वियसली सारे के सारे फंजाई, क्योंकि फंजाई के पास होती है गाइस एक सेल वॉल जो ऑब्वियसली काइटिन की बनी होती है, बट प्लांटे वालों को तो क्या चाहिए, सेलुलोज की सेल वॉल। बट पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के दौरान हमने इतने ज्यादा डिटेल लेवल पे चीजें नहीं देखी, सिर्फ देखा इसके पास सेल वॉल है, इसको उठा के डाल दो फंजाई में। तो यहीं पर वो चीज हुई कि फंजाई में चले गए, सारे के सारे फंजाई चले गए थे किंगडम प्लांटे में। उसके अलावा मोनेरा के कुछ मेंबर्स जैसे कि हमारे साइनोबैक्टीरिया, जो हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, वो भी फोटोसिंथेटिक है, तो उस वजह से उसको भी डाल दिया था हमने किसमें, किंगडम प्लांटे में। और प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर जैसे डायनोफ्लैजेलेट्स वगैरह, उनको भी डाला गया था। बट जैसे ही चेंज हुआ हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ किंगडम्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की वजह से, तो चीजें सही जगह पे वापस ओरिजिनली आ गई। तो ये जो पहले हुआ था वो किस वजह से हुआ था, सेल वॉल की प्रेजेंस से, कि सेल वॉल जिसके पास है उसको डाल दिया प्लांटे में। अभी अगर हम करंटली देखें जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं, जो ओजी मेंबर्स हैं प्लांटे के, तो वो होंगे गाइस एल्गे। एल्गे से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे ब्रायोफाइट्स पे, फिर हम जाएंगे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो डिटेल्स हैं, एवोल्यूशन के दौरान जो डेवलपमेंट हुआ है वो ऐसे बढ़ा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी एल्गे से एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ती जा रही है। एल्गे से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे हमारे ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट से ज्यादा होंगे टेरिडो, टेरिडो से ज्यादा होंगे जिम्नो, जिम्नो से ज्यादा होंगे एंजियो। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओवर द पीरियड ऑफ एवोल्यूशन बढ़ती गई है। उसके अलावा जो हमारे मोनेरा और प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं वो हटा दिए गए थे, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया, उनको उनके रिस्पेक्टिव मोनेरा एंड प्रोटिस्टा किंगडम में भेज दिया। अब जो
अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं गाइस, वो थे किसके बेसिस पे, वो बहुत ज्यादा ना सुपरफिशियल थे। अब सुपरफिशियल का मीनिंग क्या होता है, सुपरफिशियल इंसान कौन होता है? सुपरफिशियल इंसान गाइस वो होता है जो ऊपर ऊपर से बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे इंसान को जज करता हो। इसी तरीके से सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे प्लांट को पहले, नॉट जस्ट प्लांट, सारे ऑर्गेनिजम्स को पहले जज किया जाता था। उनको उसी बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता था कि बाहर बाहर क्या प्रेजेंट है, उनके उनके हैबिट्स क्या हैं, उनके लीव्स के कितने नंबर हैं, लीव का शेप क्या है, कलर क्या है, इन सभी के बेसिस पे बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे जब हमने क्लासिफिकेशन किया तो वो था हमारा ओल्ड सिस्टम, पहले अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। और उसी वजह से क्या हुआ, उसी वजह से तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, उसी वजह से तो जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे वो दूर हो गए थे और जो एक्चुअली में दूर होने थे वो पास ला दिए गए थे। तो अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे थे। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे पत्ते का शेप, कलर वगैरह, तने का शेप, कलर वगैरह, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑन द अदर हैंड जब हमें एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, तो हमें उसके लिए देखने होते हैं उसके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की आखिरकार रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, गैमीट्स कौन से बन रहे हैं, oogamous, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस। तो ये सब चीजें होती हैं सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरस बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे हुए वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम्स ने कंसिडर किया था गाइस सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इस वजह से वो काफी ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा हमें रिलायबल नहीं लगा। इसी वजह से हमें जरूरत थी काफी ज्यादा मॉडर्न वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की। तो जो मॉडर्न स्टडीज आए गाइस, उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया, जैसे कि वो काफी ज्यादा डिटेल थे, बहुत सारे डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल, मतलब बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें दिखता है हमारी आंखों से बाहर। एक पौधे को जब मैं देखूंगी तो मुझे दिखेगा उसका पत्ता कैसे रंग का है, कैसे शेप का है, कितने पत्ते हैं, उसमें डिवीजन है या नहीं, सिंपल या कंपाउंड लीफ है, वगैरह वगैरह। उसके अलावा मुझे दिखेगा कोई फूल लग रहे हैं या नहीं उसमें, मुझे दिखेगा कि उसका साइज क्या है, छोटा है बड़ा है। ये सब हुए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स गाइस। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया, गैमीट्स किस किस प्रकार के हैं, कौन से तरीके से उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अलावा उसके सेल्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब सेल के लेवल पे, जब हम सेलुलर लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर जब देखें कि आखिरकार क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्रोमोसोम के बाकी डिटेल्स क्या है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर क्या है, तब हम सेलुलर लेवल उसको बोलते हैं। तो जब हमने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर किए तो एक्चुअल हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो हो पाया। अब हम देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स की, गाइस यहाँ पे ये क्या है, ये एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन। मैं एक सेकेंड लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म्स को हमने फर्दर कैसे क्लासिफाई किया। तो ये क्लासिफिकेशन की एक तो जरूरत क्या थी, सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म्स होते क्या हैं। तो एंजियोस्पर्म सिंपल लैंग्वेज में है गाइस फल और फूल वाले पौधे, दैट इज जो भी पौधे में आपको फल या फूल दिख रहा है वो सबसे ज्यादा मॉडर्न इन द सेंस एवोल्यूशन की टर्म्स में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा लेटेस्ट वाले प्लांट्स हो जाएंगे, जो कि हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स, जो कि हायर मोस्ट लेवल ऑफ प्लांट्स हैं। क्यों? क्योंकि बाकी किसी भी प्लांट में फल और फूल हमें नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें फ्लावर एंड फ्रूट दिखेगा एंजियोस्पर्म्स में। अभी एंजियोस्पर्म्स खुद काफी ज्यादा डाइवर्स हैं, तो इसी वजह से उनको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया और उसके लिए भी काफी सारे क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स आए। अगर हम वो क्लासिफिकेशन के सिस्टम एक एक करके देखें तो सबसे पहले गाइस आया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये एंजियोस्पर्म्स के लिए था और ये दिया गया था बाय लिनियस। तो हमारे लिनियस पर की यहाँ पर हो गई हैट्रिक। प्लांट हमारा जो चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड, उसमें हमने देखा कि उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देखा। चैप्टर 2 जो कि हमारा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने देखा कि उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। यहाँ इन्होंने दिया है एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन के लिए जो सबसे प्रायर वाला, जो सबसे पहले अर्लीस्ट वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जो कि था आर्टिफिशियल सिस्टम। अब इस आर्टिफिशियल सिस्टम में हमने आखिरकार क्या क्या कंसिडर किया था गाइस। आर्टिफिशियल सिस्टम में हमने एक तो मॉर्फोलॉजी देखा, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे उस प्लांट के बाहर से उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। उसके अलावा हमने उसका एंड्रोशियम स्ट्रक्चर भी देखा। एंड्रोशियम स्ट्रक्चर मतलब उसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जितने भी स्टेमेंस एक साथ प्रेजेंट होकर जो स्ट्रक्चर हमें देते हैं
उसे हम एंड्रोशियम स्ट्रक्चर बोलते हैं गाइस, और ऑब्वियसली वो भी बाहर से देखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर किए थे। अब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर करने की वजह से ये सिस्टम काफी ज्यादा रिलायबल नहीं बचा, मतलब इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें हमें आई। बहुत सारे जो दूर दूर वाले ऑर्गेनिज्म थे वो कुछ पास आ गए, कुछ जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होने थे वो उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में दूर चले गए जियोस्पर्म्स के। इसी वजह से हमें जरूरत थी एक ज्यादा एडवांस, ज्यादा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम की, जो दिया गया था नेचुरल सिस्टम बाय जॉर्ज एंड बेंथम। तो ये हमारे जॉर्ज बेंथम एंड हुकर सर ने हमें दिया था नेचुरल सिस्टम। इसमें ज्यादा डिटेल लेवल पे हम गए, हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इसमें कंसिडर किया। अब वो कैरेक्टरिस्टिक एक एक करके हम देखें तो कौन से नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म। अब नेचुरल एफिनिटी अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बताऊं तो ये है कि वाइब मैच जिन जिन ऑर्गेनिजम्स की हो रही है तो वो कहलाएगा नेचुरल एफिनिटीज, मतलब दोनों में सिमिलैरिटीज कितनी ज्यादा है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ज्यादा सिमिलैरिटीज है तो उसको एक ग्रुप में कंसिडर किया करेंगे, और ये वाले ऑर्गेनिज्म और ये वाले ऑर्गेनिज्म में कुछ ज्यादा ही डिफरेंसेस हैं, कुछ ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं है, तो उनको अलग अलग ग्रुप में हम प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर जिनके वाइब मैच हो रही है उनको एक ही क्लास में जैसे बैठाया जाता है वैसा ही कुछ किया गया। उसके अलावा यहाँ पर हमने कंसिडर किया ऑब्वियसली एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि मॉर्फोलॉजी वगैरह, इंटरनल मतलब हमारी एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स भी कंसिडर किया। उसके अलावा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, सेलुलर लेवल पे, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखते हैं कि कैसे इसमें कौन से सेलुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, कैसी हमारी सेल वॉल प्रेजेंट है, कैसा हमारा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, कौन से लिपिड्स, कार्ब्स वगैरह वगैरह हमारे जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, सेल वॉल कौन से केमिकल से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, ये सब चीजें हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब देखते हैं तो उसे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोलते हैं गाइस। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, एम्ब्रियोलॉजी देखा। एम्ब्रियोलॉजी मतलब जब एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारी स्टेजेस के थ्रू जाता है। जब हमने लास्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब डेवलप हो रहे थे डाइकोट वगैरह तो वहां पे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो आता है। तो ये सब जो स्टेजेस हैं एम्ब्रियो की, एक स्टेज से दूसरा स्टेज, उसे हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। और अलग अलग प्लांट्स में ऑब्वियसली अलग अलग स्टेजेस आती हैं, इसी वजह से उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर पाते हैं प्लांट्स को। उसके अलावा हमने फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो मतलब प्लांट्स, केमिस्ट्री मतलब उसके अंदर जो जो केमिकल्स प्रेजेंट है। अब तो अगर अगेन जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स होंगे, हमारी सेल वॉल कौन से केमिकल से बनी हुई है, हमारे सेल मेम्ब्रेन में कौन से लिपिड्स वगैरह प्रेजेंट है, ये सब होगा उसका फाइटोकेमिस्ट्री। और इसके बेसिस पे भी हमने क्लासिफाई करने की कोशिश की प्लांट्स को। अब आता है हमारा सबसे लेटेस्ट वाला, सबसे ज्यादा डिटेल जो अभी करंटली एक्सेप्टेबल है वो वाला सिस्टम, वो है गाइस फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब ये फाइलोजेनिक जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, बट फाइलोजेनिक कुछ भी नहीं है गाइस। जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, दैट इज कौन से एज में नहीं, एवोल्यूशन में, तो क्या होता है कि एंसेस्टर्स होते हैं हमारे, जैसे कि हम जानते हैं हमारे और जो एप्स वगैरह हैं उनके कॉमन एंसेस्टर्स एक टाइम पे थे। अब हमारे एंसेस्टर्स कभी भी मंकी नहीं थे गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो, बट वी हैड अ कॉमन लिंक समवेयर डाउन द एवोल्यूशन। उसे ही हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फिर फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो वी वुड बी मोर क्लोजली रिलेटेड टू एप्स देन अ डॉग और अ कैट। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो फाइलोजेनी है, जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, वो हमारा और एप्स का ज्यादा क्लोज होगा। तो इसी तरीके से क्या किया गया, जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स थे जिनका डाउन द एवोल्यूशन एक कॉमन एंसेस्टर रहा हो, उनको डाला गया एक सिमिलर ग्रुप में, एक सेम ग्रुप में, और जिनका कॉमन एंसेस्टर नहीं था उनको डाल दिया गया अलग अलग में। तो ये था हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दैट इज एवोल्यूशन के बेसिस पे जब हमने क्लासिफिकेशन किया, और ये हम करंटली भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हम आते हैं गाइस टेक्सोनॉमी पे। टेक्सोनॉमी यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप से 3 अलग अलग टाइप की हमें दी हुई है। सबसे पहले आती है हमारी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक प्लांट होगा, उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम क्या देंगे, कोड दे देंगे। अब सभी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पर इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, दैट इज सबको एक एक इंडिविजुअल कोड दे दिया जाएगा और उसको एंटर कर दिया जाएगा एक कंप्यूटर सिस्टम में। अब जब हमें एक नया प्लांट मिलता है लेट्स से गाइस, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो लीफ है, उसका जो स्टेम है,
है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम सिस्टम में डालते हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा कि वो कौन से वाले प्लांट जो कि ऑलरेडी हमारे डेटा सिस्टम में है उससे सिमिलर है। इस वजह से हमें पता चल जाएगा कि कौन से दो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि उनके लीव्स, उनके स्टेम्स वगैरह। तो ये हम न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी बोल रहे हैं जो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स की मदद से यहाँ पर हम जो क्लोजली रिलेटेड हमारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम बाहर ऑब्जर्व कर पाते हैं, जैसे कि शेप ऑफ लीफ, नंबर ऑफ लीव्स वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी हो जाता है। अब अगर हम साइटो टेक्सोनोमी की बात करें तो ये वो टेक्सोनोमी है जो कि बेसिस होगा किस पे, हमारे सेल पे। तो सेल की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दैट इज क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम शेप, जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनके बेसिस पे हम जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को हम कंसिडर करते हैं। साइटो जो हमारा सेल है उसी के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, तो यहाँ पर हम क्रोमोसोम नंबर को कंसिडर कर लेंगे, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को कंसिडर कर लेंगे, कौन से टाइप के क्रोमोसोम्स हैं इसमें प्रेजेंट। जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, जहाँ पे एक तरफ एक छोटा आम होता है, एक तरफ एक बड़ा आम होता है। तो इसी तरीके से बहुत तरीके के हमें क्रोमोसोम्स मिलते हैं और इसके बेसिस पे भी हम टेक्सोनोमी कर सकते हैं। उसके अलावा आता है कीमो टेक्सोनोमी गाइस। अब कीमो मतलब अगेन केमिकल्स, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स के बेसिस पे हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी टेक्सोनोमी। तो ये हो गए 3 तरीके की टेक्सोनोमी। उसके अलावा 3 तरीके की एंजियोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन, और हमने यहाँ पर 2 तरीके की कौन सी देखी, हमारी जो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन। एक डिटेल्ड जो क्लासिफिकेशन है वो ऑब्वियसली हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ लेते हैं, तो आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वहां पे क्लियर नहीं है। आई बटन में आपको चैप्टर का जो लिंक है वो मिल जाएगा। अब गाइज हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्लास पे, हमारे फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स पे, जो कि है एल्गे। तो यहाँ पर है हमारे एल्गे, और एल्गे के अगर बेसिक्स हम पढ़ने की कोशिश करें कि आखिरकार एल्गे होते क्या है, तो ऑब्वियसली एल्गे आर द मोस्ट बेसिक वंस। सबसे ज्यादा बेसिक और अर्ली आते हैं ये हमारे एवोल्यूशन में। सबसे जो अर्लीस्ट, सबसे पहले जो प्लांट डेवलप हुए उनमें से एल्गे कंसिडर किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो है धीरे धीरे एक्वेटिक हैबिटेट से टेरेस्ट्रियल की तरफ हमने धीरे धीरे मूव ऑन किया था। तो यहाँ पर एक ऑब्वियसली लॉजिक बन जाएगा कि एल्गे मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, और कुछ जो टेरेस्ट्रियल में पाए जाएंगे उन्होंने भी एकदम से कुछ ड्रास्टिक ट्रांजिशन नहीं दिखा दिया होगा, उनका ट्रांजिशन भी काफी ज्यादा स्लो रहा होगा। और स्लो ट्रांजिशन की वजह से वो मॉइस्ट इलाकों में मिलेंगे। मॉइस्ट इलाके कौन से हो गए, जैसे कि अगर रिवर बह रही है और वो रिवर के अंदर नहीं मिल सकता, तो रिवर के किनारे पे जहाँ पे हल्की हल्की नमी होगी, हल्का हल्का पानी होगा, तो वहां पर तो एल्गे रह सकता है। तो जो टेरेस्ट्रियल वाले एल्गे के हमारे स्पीशीज होंगे वो भी कहाँ पर पाए जाएंगे, नमी के इलाकों में पाए जाएंगे, पौधे के ट्रंक पे, उसके अलावा रिवर बैंक्स पे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि आखिरकार हैबिटेट्स क्या होंगे, हैबिटेट्स होंगे गाइज मोस्टली दे वुड बी एक्वेटिक, बट कुछ टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। वो कहाँ पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे ट्री ट्रंक, जो पेड़ है उसके तने पे, क्योंकि वहां पर नमी होगी। तो पेड़ के तनी पे गीले रॉक्स पे, अब गीले रॉक्स कहाँ होंगे, यूजुअली हमारे जो रिवर वगैरह होते हैं उनके साइड में बहुत सारे पत्थर प्रेजेंट होते हैं और वो गीले होते हैं, तो वहां पर मिल सकते हैं। और उसके अलावा गीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं, जो हमारे रिवर पाउंड्स वगैरह के साइड में जो मिट्टी पड़ी होगी बस उसमें नमी होगी, तो वहां पर। उसके अलावा अगर हम शेप, इसकी हैबिट्स वगैरह जानने की कोशिश करें कि आखिरकार इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो मोस्टली ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं। उसके अलावा कॉलोनियल हो सकते हैं और फिलामेंटस हो सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैं वो समझाती हूँ आपको इस डायग्राम की मदद से। तो या तो वो हो सकते हैं यूनिसेलुलर, मतलब ऐसे कुछ, या फिर गाइस वो प्रेजेंट होंगे एज अ फिलामेंट। एज अ फिलामेंट मतलब ऐसे एक, उसके अलावा दूसरा सेल, उसके अलावा तीसरा सेल, ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो के उन्होंने लॉन्ग चेन्स जब बना ली होती हैं, तब उसे हम एक फिलामेंट बोलते हैं। तो एल्गे के ऐसे फिलामेंट्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा वो हो सकते हैं कॉलोनियल, मतलब यहाँ पर वो स्टैकिंग में प्रेजेंट नहीं है बट स्टिल एक ग्रुप में प्रेजेंट है, एक कॉलोनी में प्रेजेंट है। तो ऐसे ऐसे एक कॉलोनी में वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एल्गे की हो सकती हैं, या तो यूनिसेलुलर इंडिविजुअली प्रेजेंट हो सकते हैं, या एज अ फिलामेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर एक कॉलोनी में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एल्गे के बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम मूव ऑन करते हैं थोड़े से
कॉम्प्लेक्स वाले कॉन्सेप्ट्स पे। तो यहाँ पर एल्गे पूरा इतने से एरिया में कवर हो जाता है, इतना बड़ा जो एल्गे है वो हमने यहाँ पर कवर कर रखा है प्रॉपर फॉर योर रिविजन बेसिस। तो आप रिविजन अगर करना चाहें तो बहुत ज़्यादा क्विकली कर पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने 5 पेजेस में आपका जो प्लांट किंगडम है उसको खत्म कर दिया है। तो आपको अगर ये वाला पीपीटी चाहिए, माइंड मैप चाहिए, तो वो मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल जो नीट मार्वल्स का है उस पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहाँ पे आप उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पर मैं डाल दूंगी ये वाला आज वाला पीपीटी, वहाँ से डाउनलोड करके आपके एग्जाम से जस्ट पहले रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे कि आखिरकार जो एल्गे हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्शन होंगे। ऑब्वियसली वेजिटेटिव होगा, एसेक्सुअल होगा एंड सेक्सुअल होगा। तो जो वेजिटेटिव है गाइस वो होता है फ्रेगमेंटेशन की मदद से। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो जैसे कि वर्ड हमें कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, एक एल्गे प्रेजेंट होगा, अगर हम उसको तोड़ दें, 2 हिस्सों में तोड़ दें, तो ऐसा नहीं है वो मर जाएगा। वहां पर जो एक टुकड़ा तोड़ा और जो दूसरा टुकड़ा तोड़ा वो 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज उसके डॉटर जो एल्गा वो बन जाएंगे। तो इसे ही हम जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन है वो बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन की मदद से एल्गा रिप्रोड्यूस कर सकता है। उसके अलावा एसेक्सुअल स्पोर्स की मदद से कर सकता है, जो कि है हमारे जू स्पोर्स। अब जू स्पोर्स क्या होते हैं, इनके ऊपर होगा गाइस फ्लैजिला। फ्लैजिला की मदद से ये उड़ पाएंगे इधर उधर, दैट इज मूव कर पाएंगे, या तो पानी में तैर सकते हैं या हवा की मदद से इधर उधर उड़ सकते हैं। फ्लैजिला की मदद से ये मोटाइल हो जाएंगे। तो जू स्पोर्स हमारे मोटाइल वाले स्पोर्स होंगे। और यहाँ पर सेक्सुअल मेथड्स भी हो सकते हैं, दैट इज गिमीट्स बन सकते हैं। और जो गिमीट्स हैं वो हमारे आपस में आकर फ्यूज होकर हमें देंगे जाइगोट, जो डेवलप करेगा फर्दर हमारे स्पोरोफाइट वगैरह में। तो यहाँ पर जो गिमीट होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो दोनों गैमीट हो सकते हैं एकदम सेम, एकदम ऐसे ट्विन्स की तरह, उसे हम बोलेंगे गाइस आइसोगैमस। तो यहाँ पर दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है आइसोगैमी में। या तो दोनों अगर पायरेनोइड शेप के अगर तो दोनों ही पायरेनोइड होंगे, अगर दोनों गोल है तो दोनों ही गोल होंगे, अगर दोनों मोटाइल है तो दोनों ही मोटाइल होंगे, दोनों होंगे एग्जैक्टली सेम। ये हो गया आइसोगैमी। एंड आइसोगैमस हमारे जो गैमीट्स होते हैं गाइस वो होंगे डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक अगर मोटाइल है दूसरा लेट्स से मोटाइल नहीं है, एक छोटा है दूसरा बड़ा है, एक गोल है दूसरा पायरेनोइड है। तो इस तरीके से जब दोनों अलग अलग होंगे एग्जैक्टली ऑपोजिट, ऐसे लड़ने वाले भाई बहन, तो उसे हम एनाइसोगैमी बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा oogamous टाइप का। अब यहाँ पे oogamous क्या होता है गाइस, oogamous वहां पर होंगे जहां पर जो फीमेल है वो एक तो लार्जर होगी साइज में, दैट इज फीमेल गैमीट वुड बी लार्जर इन साइज एंड नॉन मोटाइल। यहाँ पर फीमेल गैमीट के ऊपर कोई भी फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा, वो नॉन मोटाइल अपनी जगह पे वैसे की वैसे ही रहेगी। उसके ऊपर कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर ना होने की वजह से उसकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। और एक और बात कि वो बड़ी है स्ट्रक्चर में हमारी फीमेल गैमीट, वेयर जो हमारा मेल गैमीट है oogamous टाइप्स वाले गैमीट्स में वो छोटा होगा एज कंपेयर टू फीमेल गैमीट, और उसके ऊपर होंगे फ्लैजिला वगैरह ताकि वो मूव कर सके। तो मोटाइल होगा हमारा मेल गैमीट। तो मेल होगा मोटाइल एंड स्मॉलर, फीमेल होगी लार्जर एंड नॉन मोटाइल। तो अब हम आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। तो जब हम गाइस लोअर मोस्ट प्लांट जब देख रहे हैं दैट इज एल्गे, टेरिडोफाइट्स वगैरह, तो यहाँ पर इनकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू की हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिकली इकोलॉजिकली भी काफ़ी सारे हमारे लोअर प्लांट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम एल्गा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। ऑब्वियसली CO2 फिक्सेशन, आप गाइस बिलीव नहीं करेंगे बट इतनी ज़्यादा मेजर जो CO2 फिक्सेशन है ऑफ एंटायर ग्लोब वो एल्गे की मदद से होती है। तो एल्गे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे CO2 फिक्सेशन करते हैं हमारे बायोस्फीयर में। उसके अलावा प्रोड्यूसर्स हैं अब हाईएस्ट लेवल, जो बहुत ज़्यादा लेवल पे खाना बना रहा है स्पेशली एक्वेटिक हैबिटेट्स में, वो हमारे एल्गे होते हैं। तो गाइस क्या होता है, हमें पता है एक फूड चेन होती है जिसमें एक लोअर मोस्ट ऑर्गेनिज्म होता है जो कि खाना बना रहा है विद द हेल्प ऑफ ईदर सनलाइट, जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोल देंगे। तो वो जो खाना बना रहा है और उसको बाद में लोग कंज्यूम करेंगे, उसको जो जिस ऑर्गेनिज्म ने प्लांट को कंज्यूम किया उसको फर्दर और कोई कंज्यूम कर लेगा। इसी तरीके से हमारी फूड चेन बनती है। बट जो लोअर मोस्ट ऑर्गेनिज्म होगा वो वही होगा जो खाना ओरिजिनली बना रहा है, वहीं से एनर्जी का पूरा सोर्स आ रहा है, उसे ही गाइस
प्रोड्यूसर बोला जाता है, और एक्वेटिक हैबिटेट्स में जो मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं हमारे एल्गे। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ये खाना प्रोड्यूस करते हैं बाय फिक्सिंग हमारा जो फोटोसिंथेसिस की मदद से CO2 फिक्सेशन करके। उसके अलावा ये एज फूड भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं वो काफी प्रकार के एल्गे को लेके जाते हैं एज अ प्रोटीन सोर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा बल्क में वहां पर खाना नहीं ले जाया जा सकता, हमारा दाल चावल वहां नहीं जा सकता, तो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट वे में जो प्रोटीन सोर्स ले जाने के लिए काफी ज्यादा जो एल्गे हैं उनको लेकर जाया जाता है, जो हमारे स्प्रिलुना वगैरह के पाउडर्स होते हैं उनको। उसके अलावा ये प्रोडक्शन ऑफ एल्जिन कराते हैं। एल्जिन क्या होता है? एल्जिन गाइज जो हमारे बेकरीज वगैरह होते हैं जहाँ पर आइसक्रीम्स बनते हैं, केक्स बनते हैं, वहां पर उसको जो जेली लाइक स्ट्रक्चर देने के लिए जो हमारे जेलीज बनते हैं उनके लिए ये एल्जिन का यूज किया जाता है। और ये एल्जिन हमें दो जगह से मिलता है, एक तो ब्राउन एल्गे से एल्जिन मिल जाता है और दूसरा हमें मिलता है कैराजीन से, जो कि रेड एल्गे है। एक रेड एल्गे से हमें कैराजीन मिल जाएगा, एक ब्राउन एल्गे से हमें एल्जिन मिल जाएगा, जो हम आइसक्रीम्स, केक्स वगैरह में, जेलीज वगैरह में उसको उनका स्ट्रक्चर देने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा ये प्रेजेंट हो सकते हैं एज इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब एसोसिएशन में प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो फंजाई से। जो फंजाई और हमारे एल्गे एक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, तो गाइस उसे हम लाइकेंस बोलते हैं। और इस जो लाइकेन है, यहाँ पर हमारा एल्गे क्या कर रहा होगा? क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है, तो वो खाना लाएगा। और जो फंजाई है वो बहुत अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकता है सॉइल से। इस वजह से वो क्या करेगा? वो एक तो उसको अब रहने की जगह दे देगा, उसके अलावा वो उसको पानी दे देगा, उसके अलावा उसको न्यूट्रिएंट दे देगा, खाना आ जाएगा एल्गे से। और इस तरीके से वो खुशी खुशी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, और उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम लाइकेंस बोल देते हैं। या फिर हमारे जो एल्गे हैं वो एक बहुत ही ज्यादा सुस्त ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे स्लोथ बेयर, तो गाइस स्लोथ बेयर इतने ज्यादा सुस्त होते हैं, इतने ज्यादा लेजी होते हैं, मूवमेंट होते ही नहीं है उनमें, इसी वजह से उनके ऊपर ऐसे एल्गे जम जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो ऑर्गेनिज्म दैट इज एनिमल्स हैं उनके साथ भी एल्गे का एसोसिएशन हो सकता है, जैसे कि स्लोथ बेयर के ऊपर एल्गे उग जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो मेन क्लासेस हैं हमारे एल्गे के, वो कौन से हैं? तो मेन क्लासेस हमारे क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो उसको हम जल्दी जल्दी देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ओके गाइस, तो हमारे जो मेन क्लासेस की अगर हम बात करें तो एक एक करके इस वाली टेबल की मदद से पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी में बहुत लंबा है तो उसको एक टेबल की फॉर्म में कंसाइज मैनर में यहाँ पर रख दिया गया है, ताकि आपका क्विक रिविजन हो और आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाए। क्योंकि जब बहुत सारी चीजें काफी ज्यादा सिमिलर हो जाएं तो वो चीजें काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं आपके लिए, और उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ऐसी टेबल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आते हैं हम ऑब्वियसली क्लोरोफाइसिस पे। यहाँ पर आप क्या देखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे वर्ड क्लोरो, यहाँ पर मतलब ये होगा एक ग्रीन कलर का हमारा एल्गा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्लोरोफाइसी की। तो यहाँ पर हमारा क्लोरोफाइसी होगा, फियोफाइसी होगा एंड रोडोफाइसी होगा। और ये वाले पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ईच एल्गे के बारे में हम धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम आ गए हैं हमारे क्लोरोफाइसी पे गाइस, जो कि है ग्रीन एल्गे। तो कॉमन नेम इसका ग्रीन एल्गे होगा। फियोफाइसी का कॉमन नेम होगा गाइस ब्राउन एल्गे। एंड रोडोफाइसी दैट इज रोडो वर्ड से हमें मिलता है रेड, तो रोडो एल्गे दैट इज रेड एल्गे हमें मिल जाएगा। तो ये हो गए इनके कॉमन नेम। अगर हम प्लांट बॉडी की बात करेंगे, किस प्रकार का बाहरी स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल जो बॉडी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे एल्गे की, वो होगी। तो गाइस जो क्लोरोफाइसी होगा दैट इज ग्रीन एल्गे होगा, वो होगा एक तो यूनिसेलुलर, मतलब इंडिविजुअल सेल जैसे कि हमने बात किया था ऐसे प्रेजेंट हो सकता है, या फिर कॉलोनियल मतलब झुंड में प्रेजेंट हो सकता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे गोले, या फिर वो एज अ फिलामेंट प्रेजेंट हो सकता है। ये लिख दूं मैं गाइस ताकि आपको समझे। ओके, तो या तो वो प्रेजेंट हो सकता है ऐसे एक इंडिविजुअल सेल, उसे हम बोल देंगे यूनिसेलुलर, या तो वो होगा ऐसे झुंड में मतलब बहुत सारे सेल्स एक साथ, या फिर वो लॉन्ग
एक के दूसरे ऊपर स्टैक होकर फिलामेंट्स हमें दे देगा, या फिर वो हो सकता है ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो ये है हमारे क्लोरोफाइसी के अलग अलग टाइप के प्लांट बॉडी। उसके अलावा अगर हम फियोफाइसी पे आए तो फियोफाइसी थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, दैट इज उसमें आ जाती है ब्रांचिंग। तो ऊपर ऐसे थैलस लाइक, अब थैलस क्या होता है, थैलस इसे पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे पत्ता नहीं होगा, पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होगा। दैट इज एल्गे के लेवल पे गाइज हमें ना ट्रू रूट, ना स्टेम, ना लीव दिखाई देंगे, हमें उनके जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिख सकते हैं, जैसे कि थैलस एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर वो पत्ता या तो बहुत ज्यादा सिंपली ब्रांच्ड हो सकता है, मतलब कि ऐसे ऐसे कुछ, या फिर बहुत ज्यादा फिलामेंटस हो सकता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया एक दूसरे के ऊपर सेल्स स्टैक्ड है, या फिर बहुत ज्यादा प्रोफ्यूजली, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल की ब्रांचिंग हो सकती है उसके अंदर। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ब्रांचिंग है जो कि हमें कैल्प्स वगैरह में मिलती है, जो कि एक प्रकार का अगेन एल्गे है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की जिसमें ब्रांचिंग है। तो ये हो गया हमारा फियोफाइसी। अगर हम बात करें रोडोफाइसी की तो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गए प्लांट बॉडी की बात। अगर हम बात करें हैबिटेट या फिर का रहते कहाँ हैं, कैसी कंडीशंस में रहते हैं, तो फ्रेश, अब यहाँ पर 3 टर्म्स बार बार यूज होंगी जिनका मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ। फ्रेश वाटर होगा जो हमारे लेक्स पाउंड्स वगैरह में प्रेजेंट है, दैट इज जो हमारे यूजुअल वाले, नॉट अपार्ट फ्रॉम द सी एंड ओशंस, उसके अलावा वाले जो वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, उसमें फ्रेश वाटर जो कि कंप्लीटली फ्रेश है, मतलब उसके अंदर सॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो वो हो गया फ्रेश वाटर। दूसरा हो गया हमारा सी ओशन वगैरह वो वाला वाटर जो कि सॉल्ट वाटर होगा, मरीन वाटर होगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा। अब दोनों ऐसे ही सेपरेटली प्रेजेंट नहीं है, दोनों के बीच में ट्रांजिशन भी है। तो जहां पर दोनों मिलते हैं वहां पर कुछ ऐसे वाटर बॉडीज क्रिएट होते हैं जिसके अंदर आ जाता है एक प्रकार का वाटर जो कि फ्रेश वाटर से थोड़ा ज्यादा सॉल्टी एंड मरीन वाटर से जो थोड़ा कम सॉल्टी होगा, उसे हम गाइस बोल देते हैं ब्रैकिश वाटर। तो यहाँ पर ये 3 टर्म्स बार बार यूज होंगे क्योंकि एल्गे मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाया जाता है। तो हमारा जो ग्रीन एल्गे है वो फ्रेश वाटर में पाया जा सकता है ऑब्वियसली, उसके अलावा वो पाया जाता है ब्रैकिश वाटर में भी, और वो सॉल्ट वाटर में भी पाया जाता है। तो क्लोरोफाइसी एक मोस्ट कॉमन, अगर हम सी तक ना जाएं और कॉमनली पाउंड एंड लेक तक ही जाएं, पॉन्ड्स एंड लेक, पाउंड एंड लेक, वहीं तक जाएं तो हमें मोस्टली कि जो ग्रीन ग्रीन देखेगा वो दिखेगा ग्रीन एल्गा। अब जो हमें ब्राउन एंड रेड एल्गे हैं वो इतने कॉमनली नहीं मिलते हैं क्योंकि मोस्टली वो मरीन वाटर में पाए जाते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं फ्रेश वाटर में हमारा जो ब्राउन एल्गे है वो थोड़ा रेयर होगा, ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है, सॉल्ट वाटर दैट इज ओशंस एंड सीज में तो पाया ही जाता है। उसके अलावा जो रोडोफाइसी है अगेन फ्रेश वाटर में थोड़े पाए जाते हैं, बहुत कम, दैट इज सम, फ्रेश वाटर में काफी ज्यादा पाए जाते हैं, और सॉल्ट वाटर, सॉरी ब्रैकिश वाटर में काफी ठीक ठाक लेवल पे पाए जाते हैं, और दैट इज सॉल्ट वाटर मतलब हमारे मरीन एनवायरनमेंट में तो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। मैक्सिमम अमाउंट का रेड एल्गे हमें हमारे सी एंड ओशंस में ही मिलेगा। अगर हम बात करें पिगमेंट्स की, अब गाइस इनका कलर अलग अलग है, इनको कलर के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया है, ग्रीन, रेड एंड ब्राउन। अब ये कलर ऑब्वियसली इन पिगमेंट्स की वजह से पॉसिबल है, तो ये पिगमेंट्स बहुत ज्यादा स्टार्स लगाकर आपको अपने नोट्स में लिख लेने हैं, ये पिगमेंट्स बहुत ज्यादा हाई इंपॉर्टेंस के हैं। तो हमारा जो क्लोरोफाइसी है, अब इनको याद करने का क्या तरीका है कि ए तो सब में ही होगा, ए तो सब में ही होगा। अब यहाँ पे जो ग्रीन एल्गे है वहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा बी, तो यहाँ पे क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ब्राउन में आ जाता है सी एंड रेड एल्गे में आ जाता है डी। तो यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे करके आपको क्लोरोफिल अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब जो हमारे ब्राउन एंड रेड एल्गे हैं उनमें क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ पिगमेंट्स पाए जाएंगे जो उनको अपना जो स्पेसिफिक कलर है रेड या ब्राउन देंगे। तो अब अगर हम रेड ब्राउन एल्गे की बात करें तो यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट होता है। फ्यूकोजेंथिन इसके ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। Whereas जो हमारा रोडोफाइसी है उसमें R-फाइकोएरिथ्रिन नामक पिगमेंट पाया जाता है जो उसके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारे पिगमेंट्स हो गए, और जैसे कि मैंने बोला काफी ज्यादा स्टार लगाकर इसको लिखना है क्योंकि एक मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही है इनका। अब हम आ जाते हैं स्टोर्ड फूड के। अब स्टोर्ड फूड क्या है, मतलब इनको ऑब्वियसली खाना जमा करने की जरूरत होती है अपने अंदर, और इनका जो खाना जमा करने की टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, वो काफी अलग अलग होते हैं और अलग अलग फॉर्म में यहाँ पर
जो फूड है वो स्टोर किया जाता है। जैसे कि हमारा जो क्लोरोफाइसी है उसमें एज स्टार्च ही अपने खाने को स्टोर करेंगे। फियोफाइसी में एज मेनिटोल एंड लेमिनेरियन, जो एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वगैरह एल्कोहल्स वगैरह होते हैं उनकी फॉर्म में किया जाता है। और जो रोडोफाइसी है वो एज फ्लोरिडियन स्टार्च करेगा। वह फ्लोरिडियन स्टार्च क्या होता है, बहुत ज्यादा सिमिलर होता है किससे, जो एनिमल्स में फूड स्टोरेज वाला कंपोनेंट होता है, दैट इज ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन और ये जो रेड एल्गे में फ्लोरिडियन स्टार्च है स्टोरेज वाला हमारा कंपोनेंट, वो काफी ज्यादा स्ट्रक्चर में सिमिलर है। तो ये हो गए हमारा कि फूड कैसे स्टोर होता है। उसके अलावा सेल वॉल भी अलग अलग केमिकल से कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। तो अगर हम बात करें हमारे क्लोरोफाइसी की तो ऑब्वियसली सेलुलोज का होगा, वेयर एज जो फियोफाइसी उसमें सेलुलोज के साथ साथ आ जाता है एल्जिन, जैसे कि हमने बात की ऑलरेडी। वेयर जो रोडोफाइसी है गाइस उसमें सेलुलोज तो होगा ही, उसके अलावा पेक्टिन होगा एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी होंगे। तो ये जो टेबल है वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको अपने फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके जो क्वेश्चंस हैं जितने भी एल्गे के हैं वो इसी टेबल से बनते हैं। तो इस टेबल से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये टेबल आपको पॉइंट टू पॉइंट अपने फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो अब हम गाइस बात कर लेते हैं फ्लैजिला की। तो अब कुछ हमारे जो एल्गे हैं उसके जो स्पोर्स बने, जो गेमीट्स बने, वो क्या होंगे, वो होंगे मोटाइल, वेरस कुछ हैं वो नहीं होंगे मोटाइल, दैट इज नॉन मोटाइल। तो अगर हम मोटाइल वाली बात करें क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी के जो हमारे गेमीट्स हैं उनपे जो फ्लैजिला होते हैं वो या तो 2 से 8 हो सकते हैं, मतलब 2 से 8 के बीच में कोई भी नंबर के हो सकते हैं। एपिकल होंगे। अब एपिकल मतलब गाइस अगर हम बात करें कि ये वाला मेरा है एक गमीट, तो इसकी टिप पे ऐसे 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, तो ये होंगे एपिकल वाले फ्लैजिला। तो यहाँ पर अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो 2 से 8 होंगे, इक्वल होंगे, मतलब एक ही साइज के होंगे। ये इतना है तो ये भी इतना ही लंबा होगा और एपिकल होंगे। वेयर एज अगर हम फियोफाइसी की बात करें गाइस तो 2 होंगे यहाँ पर सिर्फ, दैट इज यहाँ पर एक और लेटरल होंगे, मतलब एक अगर इतना हुआ दूसरा इतना लंबा हो जाएगा, दैट इज अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पर ब्राउन एल्गे में हमें क्या मिल गए, 2 होंगे, अनइक्वल होंगे एंड लेटरल होंगे। वेयर जो हमारे रेड एल्गा है उसके जो गेमीट्स हैं उनमें कोई भी हमारा फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट यहाँ पर फ्लैजिला होगा। ओके गाइस, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अपनी एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल है उसकी एक सेपरेट एग्जाम्पल शीट आपकी बन जानी चाहिए। एग्जाम काफ़ी ज़्यादा पास आ रहा है गाइस, अगर आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है तो मैं आपको रियलाइज़ करवा देती हूँ कि एग्जाम जितना जितना पास आता जा रहा है आपका टाइम ऑब्वियसली कम हो रहा है। और ऐसे टाइम पे आपको जो ये स्टडी मटीरियल्स हैं, स्टडी एड्स हैं, एग्जाम्पल शीट्स, फॉर्मूला शीट्स और हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं, माइंड मैप्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि जैसे जैसे रिवीजन का टाइम पास आता जाएगा आपके पास ये सब बनाने का टाइम नहीं होगा। और ऑब्वियसली जो स्टडी मटेरियल आप हाथ से बनाते हैं वो आपको बहुत अच्छा रिटेंशन देता है नॉलेज का। तो ये सब चीजें आप तुरंत बनाते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास एक एग्जाम्पल हो गया इसका, वॉल्वॉक्स हो गया एंड स्पाइरोगाइरा हो गया। तो अगर मैं क्लेमाइडोमोनास बताऊं तो वो तो हमने यहाँ पर देख ही लिया, यूनिसेलुलर वाला। वॉल्वॉक्स कौन सा है, वॉल्वॉक्स वही है गाइस जो कॉलोनीज में प्रेजेंट होता है, अकेला नहीं रह सकता है, ये रहेगा हमेशा झुंड में। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलें या फिर अगर एनसीईआरटी में आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया हो तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ, एक सेकेंड में पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कॉलोनियल वॉल्वॉक्स बोलते हैं, और इसी के अंदर इसकी डॉटर कॉलोनीज वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये हो गया वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर। जो हमारा स्पाइरोगाइरा है वो होता है फिलामेंटस टाइप वाला एल्गे। तो स्पाइरोगाइरा भी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये तीनों हो गए हमारे ग्रीन एल्गे, दैट इज क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल। अगर हम आ जाए फियोफाइसी पे तो फियोफाइसी के एग्जाम्पल हो गए गाइस फ्यूकस, एक्टोकार्पस एंड सारगेसम। तो ये बहुत ज्यादा 3 टॉप मोस्ट वाले इंपॉर्टेंट वाले ब्राउन एल्गे के एग्जांपल्स हैं। एंड रोडोफाइसी में आ जाते हैं हमारे पोलिसिफोनिया, पोरफायरा एंड क्रिस्टेलेरिया। ओके गाइस, तो ये हो गए हमारे कौन से तीनों क्लासेस के अब अलग अलग हमारे सेपरेट एग्जाम्पल्स। और सारे एग्जाम्पल्स जितने भी प्रेजेंट हैं ना सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बट जो डायग्राम्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है वो सब आपको अगेन याद होने चाहिए। अब अगर हम आ जाएं बाकी जो स्पेशल फीचर्स हैं
एक एक अलग अलग एल्गे को इंडिविजुअली स्पेशल क्या बना रहा है, वो है उसके स्पेशल फीचर्स, अदर फीचर्स। तो अगर हम बात करें ग्रीन एल्गे की, तो ग्रीन एल्गे में एक तो प्रेजेंस ऑफ पायरेनोइड होगा। अभी पायरेनोइड क्या है? पायरेनोइड वही स्टोरेज बॉडीज हैं, इनमें स्टार्च वगैरह के ग्रेन्यूल्स वगैरह से गोल गोल प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर CO2 का फिक्सेशन हो सकता है। तो ये पायरेनोइड बॉडीज बेसिकली स्टोरेज का काम करती हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर स्टोरेज कर रही होंगी। डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, यहाँ पर डिस्क शेप का हो सकता है, यहाँ पर ऐसे गोल गोल हो सकता है। तो बहुत तरीके के, बहुत शेप के यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और जैसे कि हमने देखा क्लेमाइडोमोनास इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। ओके गाइस, तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं हमारे ब्राउन एल्गे पे। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रोंड होगा। तो अब यहाँ पे होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रोंड क्या है? सबसे पहले जो नीचे वाला स्ट्रक्चर जो सबस्ट्रेट में गड़ा हुआ है एकदम इस वाले एल्गे का, उसे हम बोलेंगे होल्ड फास्ट। मतलब ये इस एल्गे को इसके सबस्ट्रेट के ऊपर होल्ड करके रख रहा है, होल्ड दे रहा है। तो ये हो गया हमारा होल्ड फास्ट। अब एक लंबा सा पतला सा स्ट्रक्चर जो कि ज्वाइन करेगा मेन एल्गा बॉडी को टू द होल्ड फास्ट, उसे हम स्टाइप बोल देंगे। और जो पत्ते जैसा थैलस स्ट्रक्चर होगा, ये होगा हमारा फ्रॉन्ड। यहाँ पर मेन प्लांट का जो हमारा बॉडी है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये तीन डिफरेंट जो हमारे स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं वो हमारे ब्राउन एल्गे में हमें मिलते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर पायरीफॉर्म गेमेट्स, पायरीफॉर्म क्या होता है गाइस? पायरीफॉर्म होता है पियर शेप्ड का। तो पियर शेप्ड के यहाँ पर गेमेट्स पाए जाते हैं, मतलब ऐसे कुछ। तो यहाँ पर इस शेप के गेमेट्स पाए जाएंगे। और एग्जाम्पल अगेन लेमिनेरिया तो है ही। तो लेमिनेरिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। अगर हम बात करें रेड एल्गे दैट रोडोफाइसी की, तो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे इसमें इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक बार जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसके बाद के इवेंट्स होंगे। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो वो है पॉलिसोफोनिया। तो पॉलिसोफोनिया एक प्रकार का रेड एल्गे है। तो यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा क्विकली फिनिश कर लिया गाइज रेड एल्गे। आई होप आपको अच्छे से पूरा ये आ गया है। अब नॉट रेड एल्गे, इन द एंटायर एल्गे पार्ट। अब हम आ जाते हैं गाइस ब्रायोफाइट्स पे। तो ब्रायोफाइट्स क्या है? ब्रायोफाइट्स नेक्स्ट स्टेज है, मतलब एक ऊपर हो गया प्लांट का, यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोशन हो गया एक स्टेज। तो नेक्स्ट वाले मोर कॉम्प्लेक्स, मोर एवोल्यूशनरी डेवलप्ड हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं एज कंपेयर टू एल्गे। तो अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, हमने काफी ज्यादा बचपन से पढ़ भी ली ही है। तो इसे हम बोलते हैं गाइस एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब अगर हम एम्फीबियंस देखें, हमारे एनिमल किंगडम वाले नॉर्मल वाले एम्फीबियंस, तो उनके फीचर क्या होते हैं? उनके फीचर ये होते हैं कि वो टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वेटिक होते हैं। मतलब वो जमीन पे रह तो सकते हैं बट उनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो जब भी जमीन पे भी रहेंगे तो पानी के आसपास ही रहेंगे। उसी तरीके से जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं वो भी टेरेस्ट्रियल रहेंगे तो भी वो पानी के पास ही रहेंगे। तो यहाँ पर हम इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि एनिमल्स में भी एम्फीबियंस ने थोड़ा सा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की तरफ ट्रांजिशन दिखाया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी ट्रांजिशन हमारे ब्रायोफाइट्स ही करवाएंगे। ओके गाइस, तो एक बार इसका रीड लीजिए आप। ओके, अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं अगेन उनकी थैलेकोइड बॉडी होगी, मतलब ऐसे थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर भी ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स अभी तक नहीं आए हैं। तो ब्रायोफाइट्स में भी गाइस ट्रू रूट स्टेम एंड लीव की जगह स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड हमारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। ट्रू वाले प्रेजेंट नहीं होंगे, एक्चुअल वाले प्रेजेंट नहीं होंगे। और ये अटैच होगा सबस्ट्रेट से बाय राइजोइड्स। अब राइजोइड्स क्या होते हैं? राइजोइड्स गाइस होते हैं ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो यूनिसेलुलर दैट इज एक ही सेल वाले, या फिर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो सकते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। और अगर ऐसे हमारा थैलस है इस ब्रायोफाइट का, तो उसके नीचे से धागे धागे निकले हुए हैं, वो उसको इस सबस्ट्रेट से अटैचमेंट में मदद करेगा, होल्ड करके रखेगा सबस्ट्रेट से। तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर हो गया हमारा राइजोइड्स। तो गाइस राइजोइड्स क्या करेंगे? राइजोइड्स पकड़ के रखेंगे हमारे ब्रायोफाइट के थैलस को टू द सबस्ट्रेट। अगर यहाँ पर गाइस कोई भी वॉस्कुलर टिश्यूज यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं, बट वॉस्कुलर टिश्यू का काम करने वाले कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स आ गए हैं जिसे हम कंडक्टिंग टिश्यूज दैट इज हाइड्रोइड्स एंड लेप्टोइड्स बोल रहे हैं।
तो यहाँ पर जो पानी और खाने का आना जाना हाइड्रोइड्स एंड लेप्टोइड्स की मदद से कराया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। मतलब जो हैप्लोइड स्टेज है और डिप्लॉइड स्टेज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती है। एक अच्छा खासा स्पोरोफाइट और एक अच्छा खासा गेमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स में। उसके अलावा यहाँ पर जो है हमारा गेमेटोफाइट भी वो डोमिनेट भी होगा, वो फ्री लिविंग भी होगा और हैप्लोइड भी होगा, मतलब सेपरेटली अलग रह सकता है टू एज कंपेयर टू द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के साथ उसको चिपक के रहने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो शॉर्ट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट मिलता है वो डिवाइड होगा गाइस 3 स्ट्रक्चरल फीचर्स में, जो कि है फुट, सीटा एंड कैप्सूल, जो हम डिटेल में पढ़ लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो अटैच हो रहा है, अगर ये हमारे गेमेटोफाइट है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा गेमेटोफाइट है, तो यहाँ पर हमारा जो स्पोरोफाइट है उसका यहाँ पर फुट होगा, ऐसे लॉन्ग सीटा होगा एंड कैप्सूल ऊपर स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, जो स्पोर्स बाद में जर्मिनेट करके हमें गेमेटोफाइट देंगे। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। यहाँ पर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होंगे, मतलब जो आर्केगोनियम है एंड हमारा आर्केगोनिया एंड एंथ्रीडियम है उसमें गाइस एक तो बाहर जैकेटेड दैट इज कवरिंग प्रेजेंट होगा और वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होंगे। तो अगर हम एंथ्रीडियम की बात करें तो एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ऑब्वियसली, एंड वो प्रोड्यूस करेंगे बाइफ्लेजेलेटेड एंथ्रोजोइड्स, मतलब जो हमारे मेल गिमीट्स होंगे, मेल स्पोर्स होंगे, वो उनके ऊपर 2 फ्लैजेलास प्रेजेंट होंगे। तो वो जू स्पोर्स हम बोल सकते हैं, दैट इज वो करेंगे मोटिलिटी शो। तो यहाँ पर मोटाइल वाले हमें मिल जाते हैं स्पोर्स, एंथ्रोजोइड्स जिन्हें हम बोल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें आर्केगोनियम की, जो कि है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन, और यहाँ पर ये फ्लास्क शेप होगा, फ्लास्क मतलब ऐसे वेस जैसा शेप का हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, और उसके अंदर हमारे पास एक सिंगल एग प्रोड्यूस होगा और इसके ऊपर आएगा हमारा एंथ्रोजॉइड और करा देगा यहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन। अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि लोअर प्लांट जब होते हैं गाइस उनमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हाई वैल्यू की होती है। तो अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट्स की देखें तो एज फूड फॉर एनिमल्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा पीट फ्यूल वगैरह की तरफ भी यूज हो सकता है, और ये यूज होता है एज हाइड्रोकोलोइड्स भी। हाइड्रोकोलोइड्स क्या होता है गाइस? जो प्लांट्स हमारा वाटर एब्जॉर्ब करके, जैसे लेट्स से कि एक बहुत महंगा पौधा है और उसे मुझे शिपमेंट कराना है, मतलब कार्गो की मदद से बहुत दूर दूर भेजना है, तो क्या करूंगी मैं उसके आसपास इन ब्रायोफाइट्स को चिपका दूंगी, स्फेगनम वगैरह को, और यहाँ पर छिड़क दूंगी पानी। अब जो प्लांट है मेरा वो ड्राई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साथ में चिपका हुआ हाइड्रोकोलोइड जिसके अंदर भरा हुआ है पानी, और वो पानी एब्जॉर्ब करके एकदम मॉइस्ट रखता है मेरे वाले जो प्लांट, महंगे वाले प्लांट को भी। तो यहाँ पर एज हाइड्रोकोलोइड्स भी यूज होते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स। उसके अलावा ये क्या करेंगे? सॉइल इरोजन को रोकेंगे। जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सबस्ट्रेट से चिपका के रखते हैं। जैसे कि प्लांट सॉइल इरोजन रोकने में मदद करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स, वैसे ही ये ब्रायोफाइट्स भी राइजोइड्स की मदद से सॉइल को पकड़ के रखेंगे, सॉइल के ऊपर से कस के अपनी पकड़ जमा के रखेंगे। उसकी मदद से जो पानी है उसके साथ बह नहीं पाएगी, सॉइल ऐसे खुली नहीं प्रेजेंट होगी, तो उस वजह से हमारा जो है सॉइल इरोजन वो बच जाएगा। अगर हम बात करें कि कौन से 2 मेन ग्रुप्स में हम इसे फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसे डिवाइड कर रहे हैं गाइस लिवरवॉर्ट्स एंड मोसेस में। तो सबसे पहले हमारे आ जाते हैं लिवरवॉर्ट्स, जिसे हम हिपैटोकॉप्सिडा भी बोल रहे हैं। तो अगर हम लिवरवॉर्ट्स की कॉमन बेसिक इंट्रोडक्शन देखें, ऑब्वियसली वो ग्रो करेंगे मॉइस्ट एंड शेडी इलाकों में, मतलब यहाँ पर एकदम डायरेक्ट अगर सन का एक्सपोजर हो रहा है तो वहां पर हमारे लिवरवॉर्ट्स नहीं उग पाएंगे। उसके अलावा इनकी जो एक्सपेंशन है वो भी काफी ज्यादा लिमिट हो जाती है, क्योंकि इनको पानी के आसपास ही रहना है, तो मॉइस्ट इलाकों में ही ये रह पाएंगे। उसके अलावा गीले वाले इलाकों में रहेंगे। अब ये कौन से इलाके होते हैं? ऑब्वियसली रिवर बैंक्स हो गए, उसके अलावा स्ट्रीम्स हो गई, मार्शी ग्राउंड्स हो गए। ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत सारी नमी प्रेजेंट होती है, और नमी की वजह से ही वहां पर हमारे जो लिवरवॉर्ट्स हैं वो उग पाते हैं, और ऑब्वियसली सन एक्सपोजर इनको नहीं चाहिए। अब ये थैलोइड इनका जो है गेमेटोफाइट होता है, मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर का गेमेटोफाइट इनके अंदर प्रेजेंट होता है गाइस। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें हो सकता है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जैसे कि हमने बात की थी, एक पत्ते जैसा अगर स्ट्रक्चर है और उसको हम बीचों बीच ऐसे तोड़ दें, तो ऐसा नहीं है वो मर गया और खत्म हो गया। यहाँ पर जो अलग अलग जो 2 टुकड़े हमने तोड़े वो अलग अलग हमें
दे देंगे ब्रायोफाइट। दैट इज हमें यहाँ पर अलग अलग मिल जाएगा लिवरवॉर्ट। एक लिवरवॉर्ट से हमें 2 लिवरवॉर्ट मिल गए। क्यों? क्योंकि हमने इनको बीचों बीच ऐसे तोड़ दिया। तो इसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर एक तो फ्रेगमेंटेशन की मदद से हो गया, उसके अलावा हो गए गैमा कप्स की मदद से। तो अब ये गैमा कप्स क्या होते हैं? ये ग्रीन कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ये वाले। एक तो ये ग्रीन हो गए, एक ये मल्टी सेलुलर हो गए, मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं और ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे हम गैमा कप बोल रहे हैं। ये हमारा जो थैलस है, गेमेटोफाइट है, उसके ऊपर उगेंगे और एक पॉइंट के बाद सेपरेट हो जाएंगे। और जब सेपरेट होंगे तो ये एक नया प्लांट बॉडी ऑल टुगेदर अपना बना लेंगे। तो इसे हम बोलते हैं गाइस गैमा कप्स। तो गैमा कप्स एसेक्सुअल बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे। उसके अलावा जब ये डिटैच होंगे अपने मेन प्लांट बॉडी से, इस पेरेंट से, जब ये एक एक गैमा कप अलग होके टूट के गिरेगा तो ऑल टुगेदर एक नया प्लांट बॉडी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। उसके अलावा अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो सेम थैलस, जो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये है गाइस एक थैलस। तो या तो वो सेम थैलस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर वो सेम थैलस पे प्रेजेंट हुए तो हम उसे होमोथैलिक बोल देंगे। बट अगर हमारे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज हमारे आर्केगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर, अलग अलग पे प्रेजेंट हुए तो हम उसे बोल देंगे हेट्रोथैलिक स्पीशीज। तो इस तरीके से अलग अलग जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्पोरोफाइट की, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, फुट हो सकता है उसमें सीटा एंड कैप्सूल। फुट जो अटैच रखेगा उसको सबस्ट्रेट से, और उसके अलावा आया हमारा सीटा जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, और कैप्सूल जिसके अंदर हमारे स्पोर्स बनेंगे। तो ये हो गया हमारा फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अगर हम बात करें स्पोर्स की, तो स्पोर्स हमारे जैसे कि हमने डिस्कस किया कैप्सूल के विदिन प्रोड्यूस होते हैं। जो ये कैप्सूल्स हैं इनके अंदर हमारे स्पोर्स बनेंगे और जो वो जब जर्मिनेट करेंगे तो वो जर्मिनेट करके हमें दे देंगे क्या? फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स। तो फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स हमें मिल जाता है वंस द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स हैपन। तो हमें यहाँ पर गेमेटोफाइट मिल जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मार्केंशिया का हमें एग्जाम्पल यहाँ पर मिलता है। अब हम एक बार डायग्रामेटिक वे में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ लिवरवॉर्ट देखें तो हमारा यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? गेमेटोफाइट प्रेजेंट है। इस गेमेटोफाइट के ऊपर क्या प्रेजेंट है गाइस? इस गेमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हमारे यहाँ पर आर्केगोनियोफोर वगैरह प्रेजेंट है। और एंथ्रीडियोफोर से जो एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो ऑब्वियसली मोटाइल हैं, वो उड़ उड़ कर आ गए हैं हमारे आर्केगोनियोफोर पे। तो आर्केगोनियोफोर पे जब वो लैंड कर गए तो वहां पर वो करवा देंगे फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करवा दिया? फर्टिलाइजेशन करवा दिया। उसकी मदद से मिल गया गाइज हमें जाइगोट। तो जैसे ही हमें जाइगोट मिला जो कि 2n इन स्ट्रक्चर है, तो 2n स्ट्रक्चर से हमें जाइगोट से एक स्पोरोफाइट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया हमारा स्पोरोफाइट जिसमें प्रेजेंट होगा फुट जो कि हमें अटैच रखेगा गेमेटोफाइट से, सीटा एक लॉन्ग स्ट्रक्चर एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होंगे गाइज हमारे क्या? हमारे बहुत सारे स्पोर्स। अब स्पोर्स कैसे प्रेजेंट होंगे? ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमारा स्पोरोफाइट है वो 2n स्ट्रक्चर है, जो इसके सेल्स हैं वो भी 2n दैट इज डिप्लॉइड होंगे। बट जो हमें स्पोर चाहिए, जो हमें गेमेटोफाइट देगा, क्योंकि गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो हमें ट्रांजिशन चाहिए डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड। और यहाँ पर ऑब्वियसली हमें रिक्वायरमेंट होगी एक रिडक्शनल डिवीजन की। तो यहाँ पर मियोसिस आ जाता है ताकि हम रिडक्शनल डिवीजन करके हमारे जो डिप्लॉइड सेल्स हैं स्पोरोफाइट के, उससे हम हैप्लॉइड स्पोर्स बना पाए। तो यहाँ पर मियोसिस के बाद हमें हैप्लॉइड स्पोर्स मिल जाएंगे जो कि जर्मिनेट करके हमें वापस से दे देंगे गेमेटोफाइट। और ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। और ये जो हमारा गेमेटोफाइट है ये होगा गाइज फ्री लिविंग। तो ये हो गए हमारे टेरिडोफाइट्स। ओके, टेरिडोफाइट्स का फर्स्ट नो टेरिडोफाइट्स सॉरी, ये हो गए हमारे लिवरवॉर्ट्स जो कि एक प्रकार का पहले वाला ब्रायोफाइट। अब हम आ गए सेकेंड टाइप के ब्रायोफाइट पे जो कि हमारे मोसिस। तो यहाँ पर हम मोसिस की बात कर लेते हैं। तो मोसिस जहाँ पर दो प्रकार के 2 स्टेज में गेमेटोफाइट होगा। तो यहाँ पर जो गेमेटोफाइट है उसको थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार का यहाँ पर बनने लग गया है वो। तो अगर हम बात करें दो कौन से टाइप का है, तो सबसे पहले एक तो हो सकता है प्रोटोनेमा और दूसरा हो सकता है हमारा लीफी स्टेज। तो अगर हम प्रोटोनेमा की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर फिजिकली कैसे होगा? एक तो सीधा जो स्पोर है, हमारा जो स्पोरोफाइट से स्पोर प्रोड्यूस हुआ वो जब जर्मिनेट होगा तो वो हमें सीधा दे देगा प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा ग्रीन होगा,
क्रीपिंग होगा, मतलब ऐसे ऐसे क्रीपिंग होगा, और फिलामेंटस होगा स्ट्रक्चर में। और यहाँ पर प्रोटोनेमा डेवलप करके हमें सेकेंडरी प्रोटोनेमा देगा बाद में, और सेकेंडरी प्रोटोनेमा पे कुछ बर्ड्स वगैरह का डेवलपमेंट होगा। और जब वो बर्ड्स टूट कर अलग होंगी प्रोटोनेमा से, तो गाइज हमें मिल जाएगा सेकेंड टाइप का हमारा गेमेटोफाइट, जो कि है एक लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज डेवलप करेगा सेकेंडरी प्रोटोनेमा से, जब सेकेंडरी प्रोटोनेमा पे लेटरल बर्ड्स टूट कर अलग हो जाएंगे। ये अपराइट होगा, मतलब ऐसे सीधा होगा, सिलेंडर होगा, एंड यहाँ पर स्पाइरली अरेंज्ड उसकी लीव्स होंगी। तो ये हो गया हमारी लीफी स्टेज। अगर हम बात करेंगे ऐसे आखिरकार कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे लीफी स्टेज से। तो ये है हमारा लीफी स्टेज गाइस। अब इस लीफी स्टेज में एंथ्रेडियम प्रेजेंट होगा, एंथ्रेडियम से हमें एंथ्राजोइड्स मिलेंगे। तो ये एंथ्राजोइड्स ऑब्वियसली जाकर हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करवा देंगे आर्केगोनियम में जो एग प्रेजेंट होगा उससे। तो यहाँ पर जो आर्केगोनियम प्रेजेंट था उसके अंदर था एग, उस एग के साथ आकर मिल गया हमारा क्या, एंथ्राजोइड, और उसने दे दिया हमें जाइगोट। तो यहाँ पर जो जाइगोट होगा वो ऑब्वियसली 2n हो जाएगा, और उस जाइगोट से बार बार माइटोसिस हो होकर डेवलप हुआ हमारा स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर हमें मिल गया हमारा स्पोरोफाइट। और एक बार जब ये हमारे स्पोरोफाइट हमें मिल गया है गाइस, तो ये स्पोरोफाइट फर्दर स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर अब कौन सा डिवीजन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मियोसिस। तो यहाँ पर जाइगोट से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हुआ विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, और एक बार माइटोसिस होने के बाद वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट बनने के बाद मियोसिस होकर मुझे मिल जाएंगे स्पोर्स। तो यहाँ पर गाइस क्या कौन सा डिवीजन आ गया, यहाँ पर आ गया मियोसिस। तो अगर हम यहाँ पे लिख लें, यहाँ पर हो जाएगा मियोसिस, और यहाँ पर मियोसिस होने के बाद मुझे मिल गए स्पोर्स। और एक बार स्पोर्स मिलने के बाद ये स्पोर्स कर जाएंगे जर्मिनेट, और जैसे ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे हमें मिल जाएगा हमारा पहले वाला गेमेटोफाइट जो हमने यहाँ पर पढ़ा। तो ये हमारा पहले वाला गेमेटोफाइट है गाइस, प्रोटोनेमा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मियोसिस करके डिप्लॉइड हमारा जो स्पोरोफाइट है उससे हैप्लॉइड वाले स्पोर्स मिल जाते हैं, और हैप्लॉइड वाले स्पोर्स मिलने से जो डेवलपमेंट प्रोटोनेमा का होता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, उस वजह से हमारा जो प्रोटोनेमा है वो भी हमारा हैप्लॉइड इन नेचर होगा। तो यहाँ पर हमें प्रोटोनेमा मिल गया ऑब्वियसली। अब इस प्रोटोनेमा में फर्दर कुछ ग्रोथ वगैरह होगा, और मिलेगा हमें हमारा सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर बहुत सारे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लेटरल बर्ड यहाँ पर बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लेटरल बर्ड्स उग जाएंगे, और जब ये लेटरल बर्ड्स टूट कर अलग गिरेंगे, तो ये जब टूट कर गिर जाएंगे तो हमें यहाँ पर फाइनली मिल जाएगा अगेन हमारा लीफी स्टेज। तो ये है हमारा कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है आखिरकार मोसेस में, वो पूरा हमारा साइकिल, सॉरी। तो यहाँ पर हमने ये साइकिल पढ़ ली है। अगर हम बात करें अलग अलग प्रकार के और कौन से रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें, तो ऑब्वियसली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेन फ्रेगमेंटेशन से होगा एंड बर्डिंग से होगा। तो बर्डिंग क्या मतलब, एक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर लगा एक बर्ड, और वो बर्ड टूट के दूसरा ऑल टुगेदर प्लांट बॉडी दे देगा, तो उसे हम बर्डिंग बोलते हैं। उसके अलावा जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो एपेक्स मतलब बिल्कुल टॉप मोस्ट ऑफ लीफी स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर हमारे सेक्सुअल जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, वो लीफी स्टेज के टॉप मोस्ट एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें, तो स्पोरोफाइट हमने जो हमारे लिवरवॉर्ट्स में देखा था उससे थोड़ा सा ज्यादा, स्पोरोफाइट जो लिवरवॉर्ट का था उससे ज्यादा डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स होगा हमारा मोसेस का स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो मोर डेवलप्ड है एज कंपेयर टू लिवरवॉर्ट्स। तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो फिनेरिया इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पर फिनेरिया एक प्रकार का हमारा ब्रायोफाइट है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर होगा कहीं तो इसका फुट, ये हो गया इसका सीटा, और ये हो गया इसका कैप्सूल। ये है हमारा गाइस अगेन एक स्फेगनम, जो कि एक और प्रकार का ब्रायोफाइट है। अब आ गए हम नेक्स्ट ग्रुप पे। अब ये नेक्स्ट ग्रुप है गाइस टेरिडोफाइट्स का। तो ऑब्वियसली हम ऊपर जा रहे हैं एवोल्यूशन में, तो ये मोर कॉम्प्लेक्स होगा एज कंपेयर टू बोथ एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स। तो अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो सीडलेस प्लांट्स होंगे ये अगेन, क्योंकि सीड यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। सीड होगा नेक्स्ट वाले हमारे जो ग्रुप है उसमें इंट्रोड्यूस, जो कि है हमारे कौन से, जिम्नोस्पर्म्स, सीडलेस वॉस्कुलर प्लांट्स। अब यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके लिख लो कि यहाँ पर जो वॉस्कुलर सिस्टम है फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारे टेरिडोफाइट्स में।
और जो यहाँ पर मेन स्पोरोफिटिक बॉडी है, मतलब स्पोरोफिटिक लाइफ स्टाइल डोमिनेट होगी एज कंपेयर टू गेमेटोफिटिक लाइफ स्टेज। तो यहाँ पर हमारा मेन स्पोरोफिटिक बॉडी होगा और इनकॉन्स्पीसियस मतलब बहुत ज्यादा लेस नोटिसेबल, बहुत ही ज्यादा छोटा सा स्टेज होगा हमारा गेमेटोफाइट। तो यहाँ पर गेमेटोफाइट की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है टेरिडोफाइट्स के केस में एज कंपेयर टू आर स्पोरोफाइट्स। ओके गाइस, तो अगर हम बात करें मॉडल ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि हमने देखे हमारे ये लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस किसके केस में, हमारे ब्रायोफाइट्स के केसेस में, उसी तरीके से जो मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं वाइल स्टडिंग अबाउट टेरिडोफाइट्स, तो वो होंगे होस्टेल्स एंड फर्न्स। तो वो बहुत ज्यादा हाई इंपॉर्टेंस के हो जाते हैं। ये एक बहुत ज्यादा अच्छे सॉइल बाइंडर्स हैं, मतलब सॉइल बाइंडर्स मतलब मिट्टी को जोड़ के आपस में जो रखता है। यहाँ पर ये अगेन सॉइल इरोजन से हमारी मिट्टी को बचाएंगे, तो बहुत अच्छे सॉइल बाइंडर्स हैं। उसके अलावा इसके अच्छे खासे मेडिसिनल यूजेस हैं, मेडिसिनल यूजेस खास तौर पे स्लेजिनेला। अब जो स्लेजिनेला हमारा टेरिडोफाइट है गाइस, इसके इतने सारे मेडिसिनल यूजेस हैं ना, फीवर में, स्किन डिजीजेस में, उसके अलावा स्टमक डिजीजेस में बहुत सारे इसके रोल्स हैं एज अ मेडिसिन। उसके अलावा हम इसको सजाने के लिए दैट इज एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो हम इंडोर प्लांट्स वगैरह घर में रखते हैं सजा सजा कर, उनमें से बहुत सारे हमारी जो टेरिडोफाइट्स हैं, जैसे कि फर्न्स हैं गाइस, फर्न्स हम जो बुकेस हैं उनमें फर्न के लीफ वगैरह लगा के देते हैं, तो यहाँ पर इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। उसके अलावा अगर हम मेजर क्लासेस कौन सी प्रेजेंट होती हैं जिनके हम डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको याद रखना है इसका नाम, तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी की डिटेल देखी, उसकी यहाँ पर दैट इज हमारे टेरिडोफाइट की क्लासेस की डिटेल्स जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। नाम दैट इज असिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा अच्छे से आपको बस याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टेरिडोफाइट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगर हम देखें कि हैबिटेट क्या क्या होता है, दैट इज प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स, तो अगेन ये भी कूल एंड डैम्प शेडी प्लेसेस में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर भी इनको थोड़ी सी नमी और छाया की जरूरत है। उसके अलावा जो मेन प्लांट बॉडी है, जैसे कि हमने देखा स्पोरोफाइट होगी, और ये भी फर्दर डिफरेंशिएटेड है अलग अलग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। यहाँ पर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स फॉर द फर्स्ट टाइम आ जाता है। तो हमारे जो टेरिडोफाइट्स हैं गाइस, उसमें पहली बार क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ, वॉस्कुलर टिश्यू पहली बार आ गए, दैट इज जो हमारे कंडक्टिव टिश्यू है, जो खाना पानी पौधों में इधर उधर लेकर जाएंगे, वो टेरिडोफाइट्स में फॉर द फर्स्ट टाइम आ गए हैं। इससे पहले ब्रायोफाइट्स में उनके जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स थे, बट वॉस्कुलर टिश्यू ओरिजिनल वाले प्रेजेंट नहीं थे। वैसे ही ट्रू रूट एंड स्टेम एंड लीव भी पहली बार यहाँ पर हमारे टेरिडोफाइट्स में इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले जितने भी थे ब्रायोफाइट्स वगैरह, उनमें स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड लीव लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर ट्रू रूट स्टेम लीव आ जाते हैं, और जो स्पोरोफाइट है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएटेड वॉस्कुलर टिश्यूज तो होते हैं, बट जैसे कि जो हमारे हायर प्लांट्स हैं उनमें वेसिकल्स, हमारे सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं, वो प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होंगे। तो अच्छे खासी डेवलपमेंट तो हो गई है, बट ऑब्वियसली अभी हायर प्लांट तक जाने में अभी इसको टाइम है। तो एवोल्यूशन में यहाँ पर हमारे वॉस्कुलर टिश्यूज ऐड कर दिए गए हैं, बट वो वेसल्स, कंपेनियन सेल्स जैसे स्ट्रक्चर अभी तक नहीं आए हैं। उसके अलावा जो माइक्रोफिल है गाइस, दैट इज अ स्लेजिनेला। तो यहाँ पर हमारे माइक्रोफिल मतलब छोटे छोटे पत्ती वाले, बहुत ज्यादा छोटे छोटे पत्ते यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और उसका एग्जाम्पल है स्लेजिनेला। और मैक्रोफिल मतलब बड़े बड़े पत्ते भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उसका एग्जाम्पल है गाइस फर्न्स। तो यहाँ पर स्लेजिनेला एंड फर्न्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर स्पोरोफिल की, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है। हम यहाँ पर फिल बार बार किस लिए यूज कर रहे हैं, फिल वर्ड हम यूज कर रहे हैं पत्ते के लिए। जैसे कि छोटा पत्ता बोला हमने माइक्रोफिल, उसी तरीके से जो स्पोर प्रोड्यूसिंग पत्ते होंगे उसे बोलेंगे गाइस हम स्पोरोफिल्स। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन से बहुत ज्यादा हाई इंपॉर्टेंस के हो जाते हैं हमारे स्पोरोफिल्स। और जब वो स्पोरोफिल्स आपस में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बना देते हैं इन अ ग्रुप, तो उन्हें हम बोल देते हैं कॉन्स या फिर स्ट्रोबिलाई। तो एक
खास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगी कोन एंड स्ट्रोबुलाई, जिनके अंदर एक ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स मतलब पत्तियां, खास पत्तियां जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती होंगी वो प्रेजेंट होंगी, और ये रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कोन्स एंड स्ट्रोबुलाई प्रेजेंट होंगे। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सेलेजिनेला एंड इक्विसितम में कोन्स एंड स्ट्रोबुलाई नामक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की प्रेजेंस होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्पोर्स की, तो यहाँ पर होमोस्पोरस स्पोर्स भी हो सकते हैं, मतलब एक जैसे दिखने वाले स्पोर्स, और हेटेरोस्पोरस स्पोर्स भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग दिखने वाले स्पोर्स। तो यहाँ पर स्पोर्स सेम काइंड के या फिर दो अलग अलग डिफरेंट काइंड के भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मेजरली अभी तक होमोस्पोरस ही है, बट जैसे जैसे हम अबव इन एवोल्यूशन जाएंगे तो हेटेरोस्पोरस वाली कंडीशन बढ़ती जाएंगी, जैसे कि जिम्नो एंड एंजियो में। बट याद रखना ये नीचे है थोड़े अभी हायर प्लांट से, तो यहाँ पर होमोस्पोरस कंडीशन थोड़ी ज्यादा पाई जाएगी। ओके गाइस, तो ये हो गए हमारे स्पोर्स कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगर हम रिप्रोडक्शन पे आ जाएं तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज्यादा अपने कान और दिमाग खोल के सुननी है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, कोई अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बच्चे पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो गाइस फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन होगा स्पोरोफाइट के ऊपर ही, और वहां पर जब वो रिटेन रहेगा तो उसमें डेवलपमेंट हो जाएगी नेक्स्ट एम्ब्रियो की, और जब डेवलपमेंट नेक्स्ट एम्ब्रियो की होगी तो इसे हम बोल रहे हैं एज अ टर्म, जिसे हम बोल रहे हैं प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट मतलब जैसे कि हम जानते हैं सीड होता क्या है, सीड होता है एम्ब्रियो फॉर द नेक्स्ट प्रोजेनी, नेक्स्ट जनरेशन का एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, जो कि हमारे पेरेंट प्लांट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो सीड है उसमें दूसरा जो प्रीवियस वाला प्लांट बॉडी है उसका एम्ब्रियो प्रेजेंट होना जरूरी है, तो इसे ही हम बोल देते हैं सीड हैबिट। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीड नहीं आता है, बट स्टिल जो एम्ब्रियो है वो पिछले स्पोरोफाइट पे रिटेन्ड है, क्योंकि जो स्पोरोफाइट जो हमारा गेमेटोफाइट है फीमेल वाला, वो स्पोरोफाइट पे अभी भी रिटेन्ड होगा। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर रिप्रोडक्शन दैट इज फर्टिलाइजेशन होकर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फॉर द नेक्स्ट प्रोजेनी, नेक्स्ट जनरेशन हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि हमें पता है एवोल्यूशन अचानक से नहीं होता है, तो अभी तक कॉन्स्टेंटली गेमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक स्टेज अलग अलग थी, दोनों एक टाइम पे कहीं पे भी साथ में प्रेजेंट नहीं थी। बट जैसे कि हमें पता है हायर प्लांट्स में गेमेटोफाइट स्टेज हमारी स्पोरोफाइट के अंदर ही छोटी सी प्रेजेंट होती है, और नेक्स्ट स्टेज का एम्ब्रियो भी सीड की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है सीड के अंदर। तो उस स्टेज तक अगर हमें ट्रांजिशन करना है गाइस, तो वो ट्रांजिशन काफी ज्यादा स्लो होगा, मतलब कुछ फीचर्स जो ट्रांजिशन स्टेट के हैं वो पिछले वाले से मिलेंगे, कुछ मिलेंगे अगले वाले से। तो यहाँ पर ऑल द प्रेजेंस ऑफ सीड नहीं है क्योंकि वो हायर प्लांट्स में आता है, बट प्रीवियस जो लोअर प्लांट्स हैं उनकी तरह गेमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक इतने ड्रास्टिकली डिफरेंट भी नहीं है। यहाँ पर जो हमारा स्पोरोफाइट है उसके अंदर फीमेल गेमेटोफाइट को रख लिया जाता है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब काफी वेरिएबल ड्यूरेशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज टू स्पीशीज। तो यहाँ पर जो हमारा स्पोरोफाइट है उसके अंदर फीमेल गेमेटोफाइट को कंटेन कर लिया गया है, रख लिया गया है, और अगर उसको रखा हुआ है तो उसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, और जब एम्ब्रियो थोड़ा डेवलप हो जाएगा उसके बाद हमारे जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसको रख दिया जाएगा अलग, स्पोरोफाइट से कर दिया जाएगा अलग, ताकि जो एम्ब्रियो है वो नेक्स्ट वाले प्लांट में, नेक्स्ट वाले स्पोरोफाइट में डेवलप हो सके। तो यहाँ पर थोड़ा सा सीड हैबिट जो होती है हायर प्लांट में उस जैसा कुछ यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे नेचर एवोल्यूशन की मदद से सीड हैबिट वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रही है। तो अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से कैसे होती है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। ये है हमारा स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर जो कि है डिप्लॉइड इन नेचर। यहाँ पर कुछ प्रेजेंट होंगे स्पोरेंजियाज, तो ये हो गया एक स्पोरोफिल, वो पत्ता जिसके ऊपर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे स्पोरोजीनिया के अंदर, तो स्पोरेंजिया यहाँ पर होंगे। ये स्पोरेंजिया ऑब्वियसली गाइस अगेन 2n ही होंगे, क्योंकि 2n स्पोरोफाइट के ऊपर 2n स्पोरोफिल है, उसके ऊपर 2n ही दैट इज डिप्लॉइड ही स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर हमारे डिप्लॉइड स्पोरेंजिया के अंदर अब हमें बताने हैं कौन से वाले, हैप्लॉइड वाले स्पोर्स। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा मियोसिस। तो मियोसिस की मदद से मुझे मिल जाएंगे गाइस मेरे हैप्लॉइड वाले स्पोर्स।
में जो हैप्लॉइड वाले स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करके मुझे दे देंगे गेमेटोफाइट। अभी जो गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर है इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका नाम हमने रखा हुआ है प्रोथैलस। अब ये जो प्रोथैलस है गाइस ये इंडिपेंडेंट होता है, इनकॉन्स्पिशियस होता है, दैट इज इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं होता, बहुत छोटा सा शॉर्ट स्टेज का होता है, बट ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होता है एंड ये ग्रीन इन कलर एंड फोटोसिंथेटिक भी होता है। तो ये अपना खाना खुद बना सकता है, छोटा है बट कंप्लीटली खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोथैलस है ये डेवलप हो गया जो है हमारा गेमेटोफाइट। अब ये ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे ही होंगे। तो ये हमारा गेमेटोफाइट है, इसके अंदर डेवलप्ड होंगे अब हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, फीमेल एंड मेल। तो यहाँ पर हमारे मेल ऑर्गन्स में क्या बने, जो कि हमारे होते हैं एंथ्रीडियम, उसके अंदर बने हमारे फीमेल गमीट जो कि है एंथ्रोजोइड। जो एंथ्रोजोइड है ये उड़कर तैरकर किसी तरह, अब यहाँ तो सेम थैलस पे ही, दैट इज सेम वाले ही हमारे गेमेटोफाइट के ऊपर ही मेल एंड फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर अलग अलग पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एंथ्रोजोइड कहीं और से हमारे आर्किगोनियम के पास आएगा जिसके अंदर एग प्रेजेंट होगा एक सिंगल, उसके साथ करवा देगा ये फर्टिलाइजेशन। तो ये गेमेटोफाइट के ऊपर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। तो जो हमने प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट की बात करी तो वहां पर आप अज्यूम कर लो कि ये जो स्पोरोफिल है, जो हमारा स्पोरोफाइट के ऊपर जो पत्ता लगा है उसके अंदर जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर ही अभी भी फीमेल वाला गेमेटोफाइट कंटेन कर रखा है। तो वहीं पर ये वाला स्ट्रक्चर मतलब इसके अंदर ही रखा हुआ है, अभी तक अलग नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एग के पास आ गया हमारा एंथ्रोजोइड, उसने करवा दिया गाइस फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया और हमें पता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या मिलता है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा गाइस जाइगोट जो कि होगा डिप्लॉइड। तो हमें जाइगोट मिल गया जो कि है डिप्लॉइड और ये धीरे धीरे कर देगा, धीरे धीरे माइटोसिस कर करके हमें एम्ब्रियो दे देगा और एम्ब्रियो हमें यहाँ पर फर्दर डेवलप करके छोटे से स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे स्पोरोफाइट में डेवलप हुआ और स्पोरोफाइट एक बार जब खुद इंडिपेंडेंट लाइफ के काबिल बन गया, बच्चा जब बड़ा हो गया तो उसको कर दिया जाएगा अलग। अब पिछले स्पोरोफाइट से फीमेल गेमेटोफाइट जिसके अंदर नया स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है उसको अलग कर दिया गया, फीमेल गेमेटोफाइट को कर दिया गया डिस्कार्ड और जो हमारा स्पोरोफाइट है वो अलग से डेवलप हो गया। तो यहाँ पर हम वापस स्पोरोफाइट पे पहुंच गए जो कि अगेन ये साइकिल कंटिन्यू करता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स है वो हमें देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 5-6 स्टार लिख के ये वाली टर्म लिख लो और जो मैंने समझाया है वो भी बहुत अच्छे से याद रखना। कुछ भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, बट ये वाली टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है बट इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेरिडोफाइट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये बन जाती है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अब हम आ गए हैं जिम्नोस्पर्म्स पे जो कि काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड वाले हमारे होते हैं। तो गाइस अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म सबसे पहले, जिम्नो का मीनिंग है नेकेड, नेकेड वाले स्पर्म्स मतलब सीडेड, मतलब यहाँ पर खुले वाले, नेकेड वाले, विदाउट एनी कवरिंग वाले सीड्स प्रेजेंट होंगे जिस प्लांट में वो होंगे हमारे जिम्नोस्पर्म्स। तो यहाँ पर नेकेड सीड्स प्रेजेंट होंगे। अब नेकेड सीड्स क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि नेकेड मतलब उसके ऊपर कुछ कवरिंग नहीं है। यूजुअल जो हमारे सीड होते हैं हायर प्लांट दैट इज एंजियोस्पर्म्स के, उनके ऊपर क्या कवरिंग होती है, उनके ऊपर होती है फ्रूट। अब फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है, फ्रूट गाइस होता है ओवरी से डेवलप्ड, वेयर एज जो सीड होता है वो ओव्यूल से डेवलप। तो यहाँ पर सीड तो बन रहा है मतलब ओव्यूल तो है, बट यहाँ पे फ्रूट नहीं बन रहा है मतलब ओवरी नहीं है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर कोई ओवरी नहीं प्रेजेंट होगा, इसी वजह से कोई भी फ्रूट भी नहीं प्रेजेंट होगा, इसी वजह से खुलेआम हमारे नेकेड सीड्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें सबसे पुराने बुजुर्ग वाले हमारे प्लांट भी मिल जाते हैं हमें, जो कि है पाइनस लॉन्जीविया गाइस। तो सबसे पुराने हमारे पौधे का एग्जाम्पल, नाम बेसिकली क्या हो गया, पाइनस लॉन्जीविया। अच्छे से याद भी रखना है, जो किसके अंदर आता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आता है, ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें लार्जेस्ट मतलब सबसे लंबे वाला पौधा, वो है हमारे सिक्वोया वाले पौधे, सिक्वोया
सिक्वोया गाइगेंटिका, जो कि बहुत लंबे लंबे पौधे होते हैं रेडवुड वाले। तो ये भी हमने जिम्नोस्पर्म्स के अंदर देख लिए। तो हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म में हमें छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़ा पौधा मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारे जिम्नोस्पर्म काफी ज्यादा फिजिकली डाइवर्स हो गई, ये हमें देखने को मिल जाता है। तो इसी के साथ हम अब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें गाइस, तो यहाँ पर ऑब्वियसली स्पोरोफाइट की बात करेंगे। जो मेन प्लांट बॉडी है वो आफ्टर टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स में भी एंजियोस्पर्म्स में भी स्पोरोफाइट ही रहने वाला है। गेमेटोफिटिक स्टेज की यहाँ पर काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई है इंपॉर्टेंस, बहुत ही ज्यादा छोटा सा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमारा गेमेटोफाइट अब सीमित हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो जो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है वुडी होगा। तो यहाँ पर वुडी प्लांट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। एवरग्रीन मतलब सदाबहार, हमेशा हरा भरा रहने वाला पौधा। और यहाँ पर श्रब्स भी हमें मिल सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी हर्बेशियस हमें स्पीशीज हर्बेशियस मेंबर नहीं मिल रहा है जिम्नोस्पर्म्स में। या तो वुडी वाले होंगे या एवरग्रीन वाले होंगे। हमें यहाँ पर श्रब्स मिल सकते हैं बट हर्ब्स नहीं मिलेंगे। हर्ब्स हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें स्टेम कैसा होगा, स्टेम या तो अनब्रांच्ड हो सकता है, मतलब उसकी कोई खास ब्रांचेस नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं साइकस में। साइकस ऐसे ऐसे अगर आपने देखा हो कभी, ऐसे जमीन में गड़ा होता है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे सीधा प्लांट, हमारी जो लीव्स हैं वो निकली होती हैं। पेन चेंज कर लूं, पेन चेंज करके देखिए। ओके, यहाँ पर ऐसे ऐसे साइकस प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे लीव्स निकली हुई हैं, तो ये ऐसे होता है साइकस। वेयरएज जो हमारे नॉर्मल ट्रीज दिखने वाले जैसे वाले हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई ब्रांचिंग होती है, जो कि है हमारे गाइस पाइनस। तो साइकस में होगी नो ब्रांचिंग और पाइनस में होगी बहुत सारी ब्रांचिंग। तो ये हो गए स्टेम में डिफरेंसेस। स्टेम कैसे अलग अलग प्रकार का प्रेजेंट हो सकता है, दोनों प्रकार का प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम रूट की बात करें तो रूट होगी गाइस टैप रूट प्रेजेंट। जैसे कि हमने देखा बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी प्रेजेंट हैं, सिकोया वगैरह, तो उनको अच्छे से गड़े रहने की जरूरत है जमीन में। तो अच्छा खासा टैप रूट मोटा वाला सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर हम लीव्स की बात करें तो सिंपल लीव्स भी होती हैं, कंपाउंड लीव्स भी होती हैं। मतलब अगर हम देखें तो सिंपल लीव्स हो गई, उसके अंदर कोई भी ऐसे तोड़ फोड़ नहीं है, मतलब ऐसे भी कोई भी अंदर की तरफ जो बाइफर्केशंस होती है वो नहीं प्रेजेंट है। वेयरएज जो हमारी कंपाउंड लीव्स हैं वो ऐसे ऐसी वाली जो लीव्स होती हैं वो हमारी कंपाउंड लीव्स होती हैं, मतलब शेप उनकी काफी ज्यादा टूटी हुई ऐसे अंदर की तरफ मोड़ी वाली होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स, और जो है दोनों प्रकार की यहाँ पर हमारी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर मेजरली हम देख पाते हैं कि नीडल लाइक लीव्स मिलती हैं, मतलब ऐसे कुछ प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर ऐसे ऐसे बहुत सारी लीव्स लगी होंगी, पतली पतली सुई जैसी। तो मोस्टली कंपाउंड लीव्स ही आपके हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म का लीव्स। अगर हम बात करें कि यहाँ पर और क्या क्या खास अडेप्टेशंस होती हैं, तो ये जो प्लांट्स है ना गाइस जिम्नोस्पर्म्स, थोड़े से ना हार्श कंडीशंस में मिलते हैं, मतलब डिफिकल्ट कंडीशन की इनको आदत लगानी है, तो इसी वजह से बहुत सारी इनके लिए हार्श कंडीशन वाली अडेप्टेशंस भी प्रेजेंट होती हैं। अब यूजुअली जैसे कि हम देखते हैं माउंटेन रेंजेस जहाँ पर बर्फबारी वगैरह पड़ती है, वहां पर ये जिम्नोस्पर्म बहुत मिलते हैं। ऑब्वियसली वहां पर पानी की थोड़ी सी कमी होती है। ऐसे इलाकों में जब पानी की कमी होगी तो प्लांट ना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो पानी लॉस करवा दे। तो जितने भी पानी को लॉस को रोकने के लिए अडेप्टेशन हो सकते हैं उस पौधे में, वो सारी इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो वो सारी की सारी अपने दिमाग में सोचो और जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दो। तो सबसे पहले अगर हम देखें संकन स्टोमेटा, मतलब इसे अंदर गड़ा हुआ स्टोमेटा होगा, ऊपर सरफेस पे खुल्लम खुल्ला नहीं प्रेजेंट होगा कि जाओ भाई पानी उड़ा दो, सारा पानी वेस्ट कर दो। वो पानी की यहाँ पर फालतूगिरी यहाँ पर नहीं चलती है, पानी को पूरा कंजर्व करके रखना है जिम्नोस्पर्म्स में। तो यहाँ पर संकन स्टोमेटा हो गए, थिक क्यूटिकल हो गया, मतलब आराम से सरफेस वाला ट्रांसपिरेशन नहीं होने देगा, बहुत ज्यादा थिक क्यूटिकल हो गया। नीडल लाइक लीव्स हो गई, मतलब पतले पतले, सरफेस एरिया बहुत कम है उन पत्तों का, सरफेस एरिया कम है, इस वजह से भी ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा अगर वॉस्कुलर टिश्यू की बात करें तो अच्छा खासा जाइलम एंड फ्लोएम इस पॉइंट में हमें देखने को मिल जाता है। ओके गाइस, अब अगर हम बात करें रूट एसोसिएशंस की, तो रूट एसोसिएशंस दो प्रकार की यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले आ जाता है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा में हमें क्या देखने को मिलता है, माइकोराइजा हमारे पाइनस वाले पौधे में मिलता है, जो कि जो पाइनस वाली जो
रूट्स हैं वो फंगस के साथ एसोसिएशन दिखाएंगी और फंगस से उसको क्या मिलेगा, अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। वैसे भी इसको पानी की कुछ ज्यादा ही खास जरूरत है। तो यहाँ पर जो पाइनस की रूट्स हैं वो फंगल एसोसिएशन दिखा देती हैं। ऑन द अदर हैंड एक कोरलोइड रूट्स नामक भी एसोसिएशन मिलती है। तो अगेन मल्टीपल स्टार्स लगा के यहाँ पर वाले पॉइंट को रख लेना, बहुत सारे पीवाईक्यूज आए हैं इस वाले कॉर्नर से। तो कोरेलॉइड रूट्स क्या होती हैं गाइस, बहुत छोटी छोटी हमारी स्मॉल एंड स्पेशलाइज्ड रूट्स होती है खास वाले साइनोबैक्टीरिया दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के साथ। जो साइनोबैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन दिखाता है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरियाज के साथ इसकी एसोसिएशन हो गई, उसको अच्छी खासी नाइट्रोजन भी मिलती रहेगी। तो जो यूजुअल जो रूट एसोसिएशन है या तो वो पानी की अच्छी एब्जॉर्प्शन के लिए या फिर न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैग्नीशियम, पोटाशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन को अच्छे से एब्जॉर्ब कराने के लिए फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम वाटर, इसी वजह से ये एसोसिएशंस प्रेजेंट होती हैं हमारे पौधों में। अगर हम बात करें स्पोर्स की तो हेट्रोस्पोरस यहाँ पर कंडीशन अब यूजुअली मिलेगी। हमने देखा था टेरिडोफाइट में इंट्रोड्यूस हो गई थी ये स्टेज, बट होमोस्पोरस में इजली मिलता था। अब हमारे एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में हेट्रोस्पोरी ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर हैप्लोइड माइक्रोस्पोर एंड हैप्लोइड मेगास्पोर होंगे अलग अलग प्रकार के। अगर हम बात करें कि ये डेवलप किसके अंदर होंगे, अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर तो वो जर्मिनेट करेगा मेल गेमेटोफाइट में, वेरएज़ अगर हम बात करें मेगास्पोर तो वो जर्मिनेट करेगा फीमेल गेमेटोफाइट में। तो अब हम देख लेते हैं इसका रिप्रोडक्शन आखिरकार कैसे होता है। तो गाइस जैसे कि हमने डिस्कस किया था, स्पोरोफिल वो खास पत्तियां हैं जो क्या देंगी, जो हमें देंगी स्पोरोजेनिया, स्पोरेंजिया उसके अंदर लगा हुआ, और वो हमें देगा स्पोर्स जो कि जर्मिनेट करके हमें देंगे हमारे गेमेटोफाइट। तो ये मैं कैसे बोलना चाह रही हूँ वो मैं समझा देती हूँ। स्पोरोफिल कुछ नहीं है, एक खास पत्ती है जो क्या कर रही है, जिसके अंदर हो रहा है बहुत सारा स्पोर्स का प्रोडक्शन। अब लेट्स से कि ये एक पत्ती है, अब बहुत सारी पत्तियां हो गई ऐसे 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 ऐसे, तो क्या इसने मुझे एक कोन लाइक स्ट्रक्चर दे दिया, एक कोन दे दिया गाइस। तो इसे ही हम कोन या स्ट्रोबलाई बोल रहे हैं, जो टेरिडोफाइट्स में भी था और जो जिम्नोस्पर्म्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर हम जब पहाड़ों पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पाइनस साइकस पे जो कोन लटके हुए वो ये स्पोरोफिल्स, कोन्स एंड स्ट्रोबलाई ही होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स स्पोरोफिल्स का ग्रुप है। तो यहाँ पर स्पोरोफिल्स हैं जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, जिसके ऊपर प्रेजेंट होंगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वो टिश्यू है जिसके अंदर स्पोर्स का प्रोडक्शन होगा गाइस, ठीक है। तो वही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर डेवलप कर रखा है। ये कुछ नहीं है, बस बहुत सारी पत्तियों ने मिलकर एक झुंड बना लिया है, वही एक कोन या फिर स्ट्रोबलाई। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो कोन एंड स्ट्रोबलाई है वो दो अलग अलग प्रकार का प्रेजेंट हो सकता है, वो क्या बोल रहे हैं हम उसे हम बोल रहे हैं हेटेरोस्पोरी, मतलब फीमेल एंड मेल वाला हमारा कोन है वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम है हमारे पास है मेल कोन एंड यहाँ पर है हमारे पास फीमेल कोन। तो हमारा जो मेल कोन है उसे माइक्रोस्पोरोफिल बोल दे रहे हैं, फीमेल कोन को हम मेगास्पोरोफिल बोल दे रहे हैं गाइस। और उनके ऊपर प्रेजेंट होंगे उनके रेस्पेक्टिव स्पोरेंजियाज, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। अब ये कौन है, ये स्पोरोफाइट पे लग रहा है। स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट है डिप्लॉइड, तो कौन भी डिप्लॉइड हुआ और माइक्रो एंड मेगास्पोरेंजिया भी डिप्लॉइड हुआ। तो यहाँ पर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए गाइस हैप्लॉइड वाले स्पोर्स। तो हैप्लॉइड वाले स्पोर्स के लिए हमें जरूरत होगी अगेन मियोसिस की। तो यहाँ पर मियोसिस होकर दैट इज 2n से बहुत सारे छोटे छोटे n स्पोर्स बन जाएंगे, जो कि बाद अभी यहाँ पर चिपके हुए, अभी यहाँ पर नमी है किसी भी चीज में, जैसे कि हम देखते हैं जैसे शुगर को हमने अगर थोड़ी सी नमी दे दी तो शुगर ग्रैन्यूल सारे चिपक के एक झुंड बना देते हैं। उसी तरीके से जो हमारे पोलन ग्रेन्स बने हुए हैं, जब तक इनमें नमी है दैट इज ये इमेच्योर है, तब तक ये आपस में चिपके होंगे, एक ऐसे टेट्राड्स वगैरह बने होंगे। बट जैसे ये मेच्योर हुए तब ये हो जाएंगे डिहाइड्रेट, और डिहाइड्रेट होने से सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग। तो सेपरेट होकर बहुत सारे अथाह नंबर के पोलन ग्रेन्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे माइक्रो स्पोर्स से, ठीक है, आफ्टर मेच्योरेशन एंड डिहाइड्रेशन। ऑन द अदर हैंड जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट ऐसे गाइस, जिनके ऊपर बहुत सारे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं, उनमें एक खास सेल होते हैं, कौन से, ये है न्यूक्लियस सेल्स। अब इन न्यूक्लियस सेल्स में से एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है लाइफ में बहुत ज्यादा। अब एक सेल कार्यभार सारा उठाता है, बोलता है मैं करूंगा सारा काम, तो एक न्यूक्लियस सेल्स क्या बन जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगा।
जाएगा। तो ये न्यूक्लियस को से हमने उठाया और इस न्यूक्लियस सेल से हमने क्या बना दिया, मेगास्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट हो गया। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगेन डिप्लॉइड है, अब डिप्लॉइड है तो हमें करना है इसको हैप्लॉइड, क्योंकि हमें तो जो प्लॉइडी है उसको कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अगेन मियोसिस, बट हमें चाहिए एक ही फीमेल गैमीट, तो एक ही फीमेल गैमीट चाहिए, बट मियोसिस के बाद 4 मिल गए तो 3 को फेंक दिया जाएगा, जो फालतू है उसको फेंक देंगे, जो एक हमें जरूरत है उसको रख लिया। अब एक जिसका जरूरत है उसको रख के क्या करवा दिया, उसका माइटोसिस, और माइटोसिस करवाने के बाद क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा मल्टी सेलुलर वाला गैमीटोफाइट हमें मिल गया, जो कि हैप्लॉइड है नेचर में। अब उसमें 2 या 2 से ज्यादा क्या बन सकते हैं, आर्किगोनिया बन सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, और उन 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया में आकर ये पोलन ग्रेन लैंड करेंगे और हमें दे देंगे डिप्लॉइड वाला जाइगोट, जो कि फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप होगा और फर्दर हमारा स्पोरोफाइट हमें दे देगा। तो कुछ इस तरीके से थी हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स। तो हमने जिम्नोस्पर्म्स भी देख लिया गाइस। एंजियोस्पर्म्स ऑब्वियसली हम जब मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाले अलग अलग 3 चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में एंजियोस्पर्म्स ही पढ़ेंगे बाकी की लाइफ में। तो ऑब्वियसली इस वाले चैप्टर में एंजियोस्पर्म्स का कुछ खास पोर्शन नहीं है, तो उसे हमने कवर नहीं कराया है, तो उनके बारे में पढ़ना है तो मॉर्फोलॉजी वाला लेक्चर, एनाटॉमी वाला लेक्चर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मैं अभी एनसीईआरटी करवा चुकी, अगेन आई बटन में मिल जाएगा, उसको आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला सेशन हमने आज खत्म कर लिया है। आई थिंक काफी कम टाइम में हमने जो है प्लांट किंगडम उसको कवर कर लिया है। इसी के साथ हम जो है प्लांट किंगडम को खत्म कर चुके हैं। उसके साथ कुछ खास चीजें देखते हैं, जो कि है कि लास्ट दिन है गाइस, कुछ इनाम जीतने का, जो कि है 9999 का वाउचर। तो अगर आपको जीतना है तो एक लकी विनर को मिलेगा हर घंटे ऑन परचेजिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एनरोल कराते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 10,000 रुपये जीतने का, 10,000 में 1 रुपया कम जीतने का, 1 रुपया या मैथ्स खराब होगी, इतना पैसा आपको जीतने का मौका मिल जाएगा, आपको वाउचर मिलने का मौका मिलता है। तो जल्दी से जाइए, और अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या क्या और हमें ऑफर्स मिल रहे हैं, तो हमें एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज मिल रही है गाइस। ऑब्वियसली अब एग्जाम पास आ रहा है तो बहुत ज्यादा जरूरत है बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे रिविजन्स की और बहुत सारे मॉक टेस्ट देने की। तो इस वजह से बहुत ज्यादा हाई इंपॉर्टेंस हो जाती है हमारी टेस्ट सीरीज की। तो जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस में है, वो है 999 में और स्टार्ट हो रही है 22 दिसंबर से। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम गाइस बात करें बैचेस की, तो ऑब्वियसली वी हैव ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच एंड वी ऑल्सो हैव निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच। अगर आपको कुछ भी परचेज करना है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बैच इस टेस्ट सीरीज, तो यू कैन यूज माय कोड, जो कि है TAN18 TAN18। मैं लिख भी देती हूँ, ओके, एक सेकेंड गाइस। तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट हो कोई भी ऑफर अवेल करने के लिए, सो यू कैन यूज दिस कोड, ओके। तो इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा इस वाले सेशन को लाइक एंड शेयर, जो टेलीग्राम का लिंक पड़ा होगा डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर ये वाले माइंड मैप्स डाल दिए जाएंगे अलॉन्ग विद जितने भी बाकी चैप्टर्स में पूरा वाला सेल वाला जो यूनिट है वो करवा चुकी हूँ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड डिविजन, बायोमोलिक्यूल, तो उन तीनों के माइंड मैप्स भी पड़े हुए हैं वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले को भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिविजन में बिलीव मी गाइस, इससे अच्छा स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत क्विक रिविजन, बट एंटायर कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर होता है। तो ये डाउनलोड कर लेना, एंड यस आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।